बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं 4th to 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट। और 4th वीक 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग चैप्टर, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें, एक आपकी फोल्डिंग है और दूसरा बे इंतहा फजूल चीज़ों के फजूल इवेंट्स। फजूल तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रैंडम तरीके से वो लिखे हुए हैं और कोई याद करने का उसको कोई वो नहीं है, सेंस नहीं है। तो मैं आपको उसका भी हल बताऊंगा, इसका भी हल हम करते हैं। पहले तो बात कर ली जाए कि फीटस क्या होता है और एम्ब्रियो क्या होता है। 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट तक, जब आपका 8वां वीक हो जाता है ना, आपके एम्ब्रियो में तमाम, एक तो उसकी शेप रिकग्नाइजेबल एक ह्यूमन शेप होती है, और दूसरा तमाम जो मेजर आपके बॉडी सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपका CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम, सारा उसके प्राइमोडियम्स बन गए होते हैं। तो जब ये दो चीज़ें हो जाएं कि आपकी फॉर्म उसकी एक रिकग्नाइजेबल ह्यूमन फॉर्म हो और उसके प्राइमोडिया बन गए हों, तो उसको हम बोलते हैं फीटस। ठीक है, इससे पहले पहले उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, तो 8th वीक से पहले पहले आपके फर्स्ट वीक से लेके 8th वीक तक आपका एम्ब्रियो रहता है, और उसके बाद आपका फीटस उसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो मेजर एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके एम्ब्रियो के, वो इस्टेब्लिश होते हैं ड्यूरिंग द 4th and 8th वीक, 4th to 8th वीक। उसके बाद इसके एंड तक तमाम मेजर ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो तकरीबन बनने शुरू हो गए होते हैं। शेप एम्ब्रियो की बदल जाती है, एक डिस्टिंक्ट ह्यूमन अपीयरेंस होती है इस पीरियड के बाद, 4th through 8th वीक के बाद। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे रैपिड डिफ्रेंशिएशन और ग्रोथ हो रही होती है, इसलिए इसके दौरान अगर एम्ब्रियो को टेराटोजन से एक्सपोज किया जाए तो कैंसर वगैरह जो उसके बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो हो सकते हैं। टेराटोजेंस क्या होते हैं? टेराटोजेंस आर एजेंट्स सच एज ड्रग्स एंड वायरसेस दैट प्रोड्यूस और इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ बर्थ डिफेक्ट। ठीक है, कोई भी ड्रग या वायरस जो आपकी कोई भी बर्थ एबनॉर्मेलिटी कॉज करे उसको टेराटोजन कहते हैं। ये थोड़ी सी जनरल बातें थी जो मैंने बता दी आपको। उसके बाद अगर फेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कोई पूछ लेता है, वाइवा में पूछ लेता है, या फिर उसका वैसे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आज तक देखा है नहीं है। 3 फेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज इज़ ग्रोथ, सेकंड फेज इज़ मॉर्फोजेनेसिस एंड थर्ड फेज इज़ डिफरेंशिएशन। अब ये ज़रा समझने की बात है। ग्रोथ का मतलब साइज़ इंक्रीज़ होना है। ठीक है, अगर ये एक पहले एम्ब्रियो इस तरह बॉल की सूरत में था, अब अगर एक बड़ा बॉल बन गया तो ये ग्रोथ हो चुकी है। ठीक है, ये इतना ही है। सेल डिवीजन हो रही है और आपके पास एलेबोरेशन ऑफ सेल प्रोडक्ट्स को आप मिस करें, सिर्फ सेल डिवीजन हो रही है और सेल बड़ा हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन साइज। फिर मॉर्फोजेनेसिस क्या? शेप बनना। अब बॉल पहले आपका एक एम्ब्रियो बॉल की शेप में होता है, फिर वो एक सिलेंडर की शेप में आता है, और फिर वो एक ह्यूमन अपीयरेंस ले लेता है जिसमें उसके बाजू हैं और उसकी टांगें हैं और उसके सर है। तो ये आपका मॉर्फोजेनेसिस हो चुकी है। तो मॉर्फोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ शेप, साइज एंड अदर फीचर्स ऑफ अ पार्टिकुलर ऑर्गन और द होल बॉडी पार्ट। ठीक है, क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ शेप एंड अदर फीचर्स ऑफ अ पार्टिकुलर ऑर्गन और द होल बॉडी। ठीक है, उसके बाद इसमें अब ये जो बाकी सारी बकवास लिखी है याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड फेज़ पे। जो थर्ड फेज़ है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ, उसमें अगर आपका लिवर है, लिवर की शेप बन चुकी है। ठीक है, लिवर की शेप बन चुकी है, लेकिन फिर भी अभी अगर आप कह लो लिवर के लोब्स वगैरह बन चुके हैं और उसकी हेपेटिक आर्टरी वगैरह बन चुकी है, अभी भी लिवर जो है वो फंक्शन करना स्टार्ट नहीं हुआ। तो उसकी वजह ये कि उसके अंदर अभी हेपेटोसाइट्स कौन से हैं ये बात डिसाइड नहीं हुई, कौन से सेल्स हैं जिन्होंने वॉल बनानी है लिवर की, वो बात अभी तक डिसाइड नहीं हुई। यानी सिर्फ अभी तक अगर शेप ही बनी है तो लिवर काम नहीं करेगा। सबसे पहले हमें उसके सेल्स को डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा कि ये लिवर के फंक्शनल सेल्स हैं, ये हेपेटोसाइट्स हैं, और उसके अलावा ये जो हैं हमारे पास वो हैं क्या बोलते हैं उनको, मैक्रोफेजेस हैं लिवर के। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या है कि आपके टिश्यूज़ जो है ना, और आपके जो ऑर्गन्स हैं, सेल्स को उनके अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है एक पैटर्न में। इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इनटू अ प्रिसाइज पैटर्न ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स दैट आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन। यानी डिफरेंशिएशन के बाद आपका एक ऑर्गन या टिश्यू अपने काम सही तरह से अंजाम दे सकता है। उससे पहले वो सिर्फ एक शेप तो बन गई है उसकी मॉर्फोजेनेसिस के बाद, लेकिन अभी तक उसने कोई काम करना शुरू नहीं किया। तो ये 3 चीज़ें, ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ का मतलब साइज़ बड़ा होना, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब शेप बनना, डिफरेंशिएशन का मतलब उसके अंदर शेप के अंदर जो सेल्स पड़े हैं उनको स्पेसिफिक एक पैटर्न ऑफ टिश्यूज़ में और ऑर्गन्स में अरेंज करना ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। तो ये तो आपकी होगी फेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब उसके बाद आ जाती है फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। अब फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो जो है ना, ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है, और ये जो आपकी KLM है उसमें बस ये इन्होंने ढेर सारी चीज़ें उठा डाल दी हुई हैं, और डायग्राम्स को आगे का आगे जैसे हो देख लो, जाके समझ लो।
हम क्या करते हैं, इन फोल्डिंग को मैंने स्लाइड्स ली हैं मुख्तलिफ वीडियो से, ये वाली स्लाइड्स हैं और इससे आगे वाली स्लाइड्स जो मैंने एक वेबसाइट से ली हैं, इनको हम आराम से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं जर्म लेयर्स की डेरिवेटिव्स, जो इससे अगला टॉपिक है फोल्डिंग के बाद आता है, जर्म लेयर डेरिवेटिव्स, वो पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे छुड़वाए थे कि जर्म लेयर डेरिवेटिव्स के हम आगे पढ़ेंगे। तो जर्म लेयर्स कौन सी हैं आपके पास? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, 3 जर्म लेयर्स हैं जो आपकी गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनती हैं, और ये तमाम टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के प्राइमोर्डिया यानी उनके जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है उसको बनाती हैं। इनकी स्पेसिफिसिटी जो है वो रिजिडली फिक्स नहीं है, यानी वो सेल्स जो हैं वो डिवाइड करके और माइग्रेट करके मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चीज़ें बना देते हैं। तो अब ये कि अगर एक्टोडर्म बाहर है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो बाहर के स्ट्रक्चर ही बनाएगी। तो एक्टोडर्म, क्योंकि न्यूरलेशन के दौरान हमने पढ़ा था, एक्टोडर्म से आपके न्यूरल क्रस्ट सेल्स निकलते हैं और न्यूरल क्रस्ट सेल्स अंदर के ढेर सारी चीज़ें बनाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी स्पेसिफिसिटी जो है वो फिक्स नहीं है। 3 जर्म लेयर्स के हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। उनके डेरिवेटिव्स आपसे पूछे जाते हैं। एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स क्या हैं कि हमने पढ़ा था एक्टोडर्म में न्यूरोलेशन होती है तो न्यूरल ट्यूब बनती है, तो सारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कौन बनाएगा? एक्टोडर्म। सेंसरी एपिथेलियम्स जो हैं बेसिकली ये भी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। ऑफ द आइज़, आपके जो सेंसरी ऑर्गन है उनका सेंसरी एपिथेलियम, आइज़, ईयर्स एंड नोज़ का स्मेल में काम करता है, ईयर्स का हेयरिंग में और आइज़ का देखने में, तो ये सारे भी सेंसरी एपिथेलिया भी आपके एक्टोडर्म से आते हैं। उसके बाद एपिडर्मिस एंड इट्स अपेंडेजेस, बाहर की जो सारी स्किन वाली लेयर है और उसके ऊपर जो आपके हेयर्स और नेल्स हैं वो कहाँ से आएंगे? एक्टोडर्म से। मेमोरी ग्लैंड्स हमने पढ़ा था कि जो स्किन, हमने अगर अपने ग्रॉस वाले लेक्चर्स ले रहे हैं तो सबक्यूटेनियस होते हैं, यानी सुपरफिशियल जगह पे वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो कहाँ से ड्राइव होंगे? एक्टोडर्म से। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन का पार्ट है, एक्टोडर्म से। सबक्यूटेनियस ग्लैंड जो स्किन का पार्ट है, एक्टोडर्म से। स्किन और यानी नर्वस सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स, एनिमल आफ्टर टीथ, जो टीथ की सबसे आउटर लेयर है, एक्टोडर्म से बनती है। आपका न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो हैं वो एक्टोडर्म से बनते हैं। फिर न्यूरो एक्टोडर्म जो है ना, वो आपकी जब न्यूरोलेशन हो रही होती है उसके दौरान अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा ये क्या चीज़ है, वहाँ से बनते हैं। सेंट्रल रीजन ऑफ अर्ली एक्टोडर्म, आपका न्यूरो एक्टोडर्म क्या होता है? सेंट्रल रीजन ऑफ अर्ली एक्टोडर्म न्यूरोलेशन वाले प्रोसेस में, विच इवेंचुअली गिव राइज टू और पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा, आपके न्यूरल क्रस्ट सेल्स के डेरिवेटिव्स अब आगे उन्होंने लिखे हुए कि वो एक्टोडर्म से बनते हैं, न्यूरो एक्टोडर्म से। अब उनमें से अब वो न्यूरल क्रस्ट सेल्स कहाँ क्या क्या काम करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मैनी सेल टाइप्स एंड ऑर्गन्स इंक्लूडिंग सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स बनाते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स। आपके क्रेनियल नर्व्स बनाते हैं 5, 7, 9 और 10। आपके ऑटोनॉमिक गैंग्लिया जो है, आपके ऑटोनॉमिक गैंग्लिया जो है वो बनाते हैं इनशीथिंग सेल्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी जो मेनिंजेस हैं वो बनाते हैं। उसके बाद पिगमेंट सेल्स ऑफ द डर्मिस, यानी आपके जो स्किन में कलर देने वाले सेल्स हैं वो बनाते हैं। आपके याद रखना, डर्मिस जो है वो आपकी एक्टोडर्म से नहीं बनती, वो मेसोडर्म से बनती है। एपिडर्मिस जो है वो एक्टोडर्म से बनती है, लेकिन डर्मिस के अंदर जो पिगमेंट सेल्स हैं वो एक्टोडर्म से बनते हैं। एक्टोडर्म के न्यूरल क्रस्ट सेल्स बनाते हैं पिगमेंट सेल्स ऑफ डर्मिस। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन याद रखने की। मसल्स जो आपके हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू है और जो बोन्स है, फ्रिंजल आर्च ओरिजिन का, वो सारे यार वैसे तो मसल्स आपकी मेसोडर्म बनाती है, लेकिन जो मसल कनेक्टिव टिश्यू और बोन्स हैं किसकी? फ्रिंजल आर्च। फ्रिंजल आर्चेस क्या होती हैं वो एक आगे एक और चैप्टर है उसमें डिस्कस किए। फ्रिंजल आर्चेस में बेसिकली ना आपकी फ्रिंजल आर्चेस के अंदर जाके न्यूरल क्रस्ट सेल्स एम्बेड हो जाते हैं, फिर वहाँ पे जो मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू और बोन्स बनती है फ्रिंजल आर्च के ओरिजिन की, वो सारे ये बनाती है न्यूरल क्रस्ट सेल्स। फ्रिंजल आर्चेस बेसिकली आपकी लैरिंग्स वगैरह की चीज़ें और मसल्स वगैरह बनाते हैं, तो वो सेपरेट टॉपिक है। लेकिन आपने सिर्फ ये रखना कि जो फ्रिंजल आर्च के ओरिजिन से बनने वाले मसल्स और बोन्स हैं वो आपके न्यूरल क्रस्ट सेल्स बनाते हैं, ना कि आपकी मेसोडर्म। फिर आपका सुप्रारीनल मेडुला जो है वो आपका ये आपका एक्टोडर्म बना रहा है, एक्टोडर्म के न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ये सारे न्यूरल क्रस्ट सेल्स के डेरिवेटिव हैं। सुप्रारीनल मेडुला आपका न्यूरल क्रस्ट सेल्स बना रहे हैं। मेनिंजेस जो ब्रेन की हैं वो आपका न्यूरल क्रस्ट सेल्स बना रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस जो हैं वो भी न्यूरल क्रस्ट सेल बना रहे हैं। तो ये आपके एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स हो गए। मेसोडर्म की बात की जाए तो ये कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, मसल वगैरह सब कुछ, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और जो ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स, जितनी भी चीज़ें आपकी दरमियान वाले एरिया में बनती हैं ना, वो सारी आपकी मेसोडर्म बनाती है। और इसमें बोन्स और सारे कनेक्टिव टिश्यू, हर टाइप का, सारे टाइप के मसल्स सब मेसोडर्म बनाती है। उसके बाद ब्लड वेसल सारे मेसोडर्म बनाती है। आपकी किडनीज मेसोडर्म बनाती है। आपके ओवरीज और टेस्टीज आपके मेसोडर्म बनाती है। जेनिटल डक्ट्स, सीरस मेम्ब्रेन लाइनिंग द बॉडी कैविटीज़, जो आपकी पेरिटोनियल, पेरिकार्डियल और प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो आपकी वो बनाती है मेसोडर्म। उसके अलावा स्प्लीन और कॉर्टेक्स आपका सुप्रारीनल ग्लैंड का, वो आपकी मेसोडर्म बनाती है। स्प्लीन तो चलो एक ऑर्गन है अलग। जो आपका सुप्रारीनल ग्लैंड का मेडल्ला था ना, वो बनाया था आपके न्यूरल क्रस्ट सेल्स ने, और इसका जो कॉर्टेक्स है वो आपका बना रहा है मेसोडर्म। तो ये वैसे ये बात थोड़ी समझने की है, क्योंकि न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट। अच्छा, अगर मैं सुप्रारीनल ग्लैंड बनाऊँ ना इस तरह, एक इसका आउटर जोन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और एक इसका इनर जोन होता है जो बोलते हैं मेडल्ला। जो इनर जोन है वो आपके न्यूरल क्रस्ट सेल बना रहे हैं, और जो इसका आउटर जोन है वो आपका मेसोडर्म बना रही है।
यानी जो कॉर्टेक्स है वो आपका मेसोडर्म बना रही है। फिर आपकी एंडोडर्म आ जाती है जो आपकी एपिथेलियल लाइनिंग बनाती है आपकी डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी से, जो आपकी इनर लाइनिंग है ना हर चीज़ की, वो ये बनाती है एंडोडर्म, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स की एपिथेलियल लाइनिंग। फिर पैरेन्काइमा ऑफ द टॉन्सिल्स, कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया है, उसमें थोड़ी अजीब बात मैंने लिखी है, स्ट्रोमा होता है कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क, पैरेन्काइमा जो फंक्शनल पार्ट ऑफ ग्लैंड होता है। तो जो स्ट्रोमा है आपका टॉन्सिल्स का और थायराइड का और पैराथायराइड ग्लैंड्स का, वो सारा आपका एंडोडर्म बनाता है। थाइमस, लिवर और पैंक्रियाज जो हैं उनके भी जो स्ट्रोमा है वो आपका एंडोडर्म बनाता है। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर भी आपका एंडोडर्म बनाता है। मोस्ट ऑफ द यूरिथ्रा आपका एंडोडर्म बनाता है। बेसिकली जितने भी एपिथेलियल लाइनिंग्स हैं ना वो सारी आपका एंडोडर्म बनाता है। तो वो टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक ट्यूब की हो, आपके यूरिनरी ब्लैडर की हो, आपके रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एपिथेलियल लाइनिंग हो, सबकी एपिथेलियल लाइनिंग आपका एंडोडर्म बनाता है। और कौन सी चीज़ है जो एपिथेलियल लाइनिंग नहीं है लेकिन वो भी एंडोडर्म बनाता है, वो आपके कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क है। टॉन्सिल का, थायराइड का, पैराथायराइड ग्लैंड का, थाइमस का, लिवर का और पैंक्रियाज का कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क जो है वो आपका एंडोडर्म बनाता है। उसके बाद आपका यूरिथ्रा एक ऐसी चीज़ है जो एंडोडर्म बनाता है। यहाँ पे भी आप बात ध्यान रखें, यूरिथ्रा के मसल्स वगैरह नहीं बनाता ये यूरिथ्रा की एपिथेलियल लाइनिंग बनाता है, जिस तरह यूरिनरी ब्लैडर की बना रहा है। तो ये सारा कुछ एंडोडर्म का कंपोनेंट है। एंडोडर्म बेसिकली आपकी एपिथेलियल लाइनिंग बनाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फोल्डिंग की। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ी है ना वो 2 डायमेंशन में पढ़ी है। यानी अभी तक हमारा एम्ब्रियो बेशक 3 लेयर्ड है लेकिन है एक शीट, हम हमेशा उसको एक डिस्क कहते हैं। डिस्क प्लस का मतलब ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। डिस्क आपका 2 डायमेंशनल होता है, जो आपकी सिलेंडर होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो अभी तक हमारे जितने भी एम्ब्रियो को एक 2 डायमेंशनल डिस्क की ज़रूरत में है। अब अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आपके पास 3 डायमेंशनल होते हैं ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनके अंदर बड़ी बड़ी कैविटीज़ होती हैं जिसके अंदर पूरे पूरे ऑर्गन सस्पेंडेड होते हैं। ये जो हमारी छोटी छोटी सीलोम्स हमने बनाई है, हॉर्स शू शेप्ड वगैरह, ये तो आपके एक असल अब आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इंसान को देखते हैं, उसके अंदर तो बड़ी बड़ी आपकी पेरिटोनियल कैविटी है, आपकी थोरेसिक कैविटी है जिसके अंदर पूरे पूरे लंग्स हैं, ठीक है। वो बेसिकली किस तरह आते हैं, जब आपके पास एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में किस तरह कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक शीट ऑफ पेपर को हैंड ओवर करता है और कहता है कि इसको एक 3 डायमेंशनल सिलेंडर में कन्वर्ट करो, तो सबसे आसान जो जहन में चीज़ आती है, यू टेक इट एंड यू फोल्ड इट लाइक दिस, एंड अब आप देख सकते हैं कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है, एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो चुका है, और ठीक है, और ये अब इसके अंदर एक कैविटी है, ठीक है। ये सब कुछ ये किस तरह आप अचीव करते हैं, बाय फोल्डिंग। तो यही चीज़ आपके एम्ब्रियो में करनी है अब हमने, कि एम्ब्रियो को एक 2 डायमेंशनल डिस्क से एक 3 डायमेंशनल सिलेंडर में कन्वर्ट करने के लिए उसकी फोल्डिंग करनी है। लेकिन अब जिस तरह यहाँ पे तो मैं अपने हाथ यूज़ कर रहा हूँ एक शीट ऑफ पेपर को फोल्ड करने के लिए, तो एम्ब्रियो के पास तो इस तरह के अभी कोई हाथ नहीं है ना ही मदर के हाथ अंदर आते हैं और वो एम्ब्रियो को फोल्ड करते हैं। एम्ब्रियो की फोल्डिंग एक जिस जिस वजह से होती है वो होती है कि जो आपकी मिड लाइन है ना, इसके अलॉन्ग अभी क्या क्या बन रहा है, आपकी न्यूरल ट्यूब बन रही है, आपकी नोटोकॉर्ड बन रही है, सब कुछ इसके मिड लाइन के अलॉन्ग बनता है। तो मिड लाइन आपकी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करनी शुरू कर देती है। जब मिड लाइन तेज़ी से ग्रो करेगी और साइड्स ग्रो नहीं करेंगी तो ऑटोमेटिकली ये एम्ब्रियो फोल्ड करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ इसी तरह होती है, जो आपकी मिड लाइन है वो इस डायरेक्शन में भी तेज़ी से ग्रो करती है। जो न्यूरल ट्यूब वगैरह जितनी भी हमने नोटोकॉर्ड पढ़ी वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग तेज़ी से बनती हैं। जब वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग तेज़ी से बनती हैं तो उससे जो फोल्डिंग रिजल्ट करती है वो कुछ इस तरह की होती है। इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, अब यहाँ पे हमारा हेड एंड है जहाँ पे प्री कॉर्डल प्लेट है और वहाँ पे माउस बनना है, तो वो जब नीचे की तरफ फोल्ड करता है उसको हम कहते हैं हेड फोल्ड। जो जब टेल एंड जो आपका पीछे की तरफ है वो जब नीचे की तरफ फोल्ड करता है उसको हम कहते हैं टेल फोल्ड। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग जो ग्रोथ हो रही है, बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन द ग्रोथ हैपनिंग एट द एजेस, इस वजह से आपकी जो एम्ब्रियो है वो इस तरह फोल्ड करता है, इस तरह, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग की, जो कि इस प्लेन में होगी, तो इस प्लेन में कौन सी चीज़ है जो इस तरफ ग्रो कर रही है। जब आप एम्ब्रियो के अंदर देखते हैं तो एम्ब्रियो के अंदर हमारे पास जो मीजोडर्म है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, उसकी डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ी थी कि उसकी जो एक्सिस के साथ वाली चीज़ें वो पार एक्सियल मीजोडर्म बनते हैं। फिर उसमें इवेंचुअली सोमाइट्स बनते हैं और सोमाइट्स जो हैं वो इनलार्ज करते हैं, तो आपका एम्ब्रियो की जो लैटरल साइड पे ग्रोथ है वो होती है। लेकिन एजेस पे ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ सेंटर से ही हो रही है। इस वजह से क्या होता है, क्योंकि एजेस पे ग्रोथ अभी भी स्लो है एज कम्पेयर टू द सेंट्रल रीजन जहाँ पे आपके पास पार एक्सियल मीजोडर्म, सोमाइट्स वगैरह सब कुछ बन रहे हैं, तो आपके एम्ब्रियो की हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग होती है जो कि इस तरह की होती है। अब हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग इस तरह हो रही है और लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग इस तरह हो रही है, तो अगर मैं इसको बताऊँ तो दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ योर लैटरल फोल्डिंग, हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग, जिसमें उसके लैटरल एजेस नीचे की तरफ घूम के और ये आपके पास इस तरह की कैविटी बन रही है। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं इसके हेड फोल्ड भी बना दूँ, तो अगर मैं इसको अब सही तरह से फोल्ड कर ही दूँ
और नीचे से भी इस तरह भी फोल्ड हो जाएगा और इस तरह भी फोल्ड हो जाएगा। तो अब ये काफ़ी हद तक एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ले लेगा और एक ह्यूमन शेप ले लेगा, क्योंकि पहले अब डिस्क थी, अब इसका कम से कम आपको एक हेड नज़र आएगा, एक आपको इसका टेल एंड नज़र आएगा, एक अंदर इसकी पूरी कैविटी है जहाँ पे सारे ऑर्गन्स होंगे, जो इसका बेली होगा बेसिकली। तो ये अच्छे, अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जो हम कहते हैं ना मॉर्फोजेनेसिस, अब ये शेप इख्तियार कर रहा है एक बेबी की। और अब इसके अपर लिम्ब बर्ड्स जो यहाँ से निकलेंगे और फिर वो अपर लिम्स बना लेंगे, और टेल एंड जो है वहाँ से फिर लोअर लिम्ब बर्ड्स निकलेंगे और उसकी लेग्स बना लेंगे, तो एक ह्यूमन शेप बन जाएगा। तो ये मॉर्फोजेनेसिस भी आपके फोल्डिंग की वजह से होती है। तो बेसिकली फोल्डिंग से क्या हुआ कि हमारे पास एक 2 डायमेंशनल डिस्क जो थी वो एक 3 डायमेंशनल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है आपका बन जाएगा उससे। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्डिंग। और हम बेसिकली अब हम बस पढ़ेंगे कि फोल्डिंग में क्या क्या होता है और फोल्डिंग का रिजल्ट क्या होता है। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ फोल्डिंग, तो हम वो भी देखेंगे वो किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी जिसमें मैंने बताया था कि फोल्डिंग क्यों होती है और कैसे होती है और इसका मकसद क्या है, ठीक है। तो अब मैं आपको जल्दी से आपके एम्ब्रियो में ले जाता हूँ। ये आपका एम्ब्रियो है, अगर मैं इसको हटाता हूँ, हाँ ये आपका एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का जो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन एक्सेस होता है ना, उसके अलॉन्ग अगर हम एक प्लेन इंसर्ट करें, ये आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के अलॉन्ग मैंने प्लेन डाल दिया और उसको साइड से देखें तो अब ये आपका जो है ना, इसको बोलते हैं हम सैजिटल व्यू, ठीक है। सैजिटल व्यू में बेसिकली हम आपकी लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग को स्टडी करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल या फिर उसको मीडियन फोल्डिंग भी कहते हैं। मीडियन क्यों कहते हैं? क्योंकि मिड लाइन के लॉन्ग है। इसी वजह से लॉन्गिट्यूडनल भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके एम्ब्रियो के लॉन्ग एक्सिस के लॉन्ग ये फोल्डिंग होती है, ठीक है। अब जब ये फोल्डिंग होगी तो कैसे होगी? जिस तरह मैंने आपको पहले कागज़ दिखाया था, कागज़ पर सब एक्सप्लेन किया था। तो जब ये फोल्डिंग होगी ना, तो आपकी एम्ब्रियो एक सीधी लाइन से, जो आपकी सीधी लाइन अगर मैं राइट से बनाऊँ, ये आपकी इस तरह अभी सीधा है बिल्कुल, फिर ये इस तरह फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। जो हेड साइड पे फोल्डिंग हो रही है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में, वो होती है हमारा हेड फोल्ड, और जो टेल एंड पे हो रही है वो हमारा होता है टेल फोल्ड, ठीक है। तो अभी हम इसको, अगर जो मैं मेरे पास जो बुक की डायग्राम्स हमारे पास हैं वो कुछ इस तरह हैं। अब इसमें जब आपने इस तरह की आपको सेक्शन की डायग्राम आती है ना, जिसको मैंने आपको बताया कि सैजिटल सेक्शन कहते हैं, तो उसमें आप हेड एंड किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द टेल एंड। जो आपका हेड एंड होता है ना, वो एंड होता है जिसपे आपका प्री कॉर्डल प्लेट होती है, प्री कॉर्डल प्लेट, ठीक है। प्रो लिखा हुआ है इन्होंने, प्री होता है ये, प्री कॉर्डल प्लेट। उसके बाद आपकी जो क्लोकल ओपनिंग होती है ना, क्लोका बेसिकली बाद में आपका एनस और आपके यूरिनरी ब्लैडर में जो है ना डिवाइड हो जाता है। तो उसको कंबाइंड जब वो होता है ना एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, तो उसको क्लोका कहते हैं। तो क्लोकल ओपनिंग आपकी टेल एंड पे होती है, ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाता है अच्छा ये हेड एंड हो गया, ये हेड टेल एंड हो गया। अब आपकी न्यूरल ट्यूब है। अब न्यूरल ट्यूब जब डेवलप कर रही है तो आपका न्यूरल ट्यूब में जो हेड एंड पे जगह होती है ना, वो ब्रेन में डेवलप करती है, और जो टेल एंड पे जगह होती है वो स्पाइनल कॉर्ड वाली फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी बात है। फोल्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ये नहीं पूछा जाता कि सारा प्रोसेस, लेकिन फोल्डिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि व्हाट आर दी रिजल्ट्स ऑफ फोल्डिंग। जिस तरह मैंने रिजल्ट्स ऑफ फोल्डिंग की स्लाइड डाली है ना, ये रिजल्ट्स ऑफ फोल्डिंग क्या होते हैं? रिजल्ट्स ऑफ टेल फोल्ड, रिजल्ट्स ऑफ हेड फोल्ड, रिजल्ट ऑफ लेटरल फोल्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि मीडियन प्लेन में जो फोल्डिंग होती है उसको अगर हम हेड साइड पे देखें तो उसको बोलेंगे हेड फोल्ड, और टेल साइड पे देखें तो उसको बोलेंगे टेल फोल्ड, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो फोल्डिंग है, बेसिकली लैटरल फोल्डिंग को हॉरिजॉन्टल प्लेन में फोल्डिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैंने आपको कागज़ पे भी एक्सप्लेन किया था, और हम इसको बाद में जब लेटरल फोल्डिंग पढ़ेंगे मैं इसको वहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी हम जल्दी से लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग शुरू करते हैं। ड्यूरिंग 4th वीक, अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बॉडी फॉर्म इज फोल्डिंग, ठीक है। फोल्डिंग कन्वर्ट्स द फ्लैट ट्राइलैमिनर डिस्क इनटू अ सिलेंड्रिकल एम्ब्रियो, ठीक है। फोल्डिंग अकर्स इन बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स फोल्डिंग्स अकर साइमल्टेनियसली। ये बात भी कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों एक साथ हो रही होती हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? Concurrently there is a relative constriction at the junction of the embryo and the yolk sac। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक मेसी के नीचे अगर आपको छोटी सी एक काम करते हैं, वी शुड इंसर्ट अ पेज, लेट मी इंसर्ट अ पेज, ठीक है। इस पेज पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको फोल्डिंग एक्सप्लेन करूँगा। एक बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल सी डायग्राम होगी, ठीक है। सबसे ऊपर वाली आपकी एम्ब्रियोनिक लेयर जो ऊपर पड़ी होती है या डॉर्सल एंड पे पड़ी होती है बैक वाली साइड पे, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म बोलते हैं, ठीक है। बीच में आपके पास क्या होता है? मीजोडर्म, और उसके नीचे क्या होता है? एंडोडर्म। यही बात है। अच्छा, एंडोडर्म के साथ जो कैविटी हमारी अटैच्ड होती है उसको हम बोलते हैं योक सैक, और जो कैविटी हमारी एक्टोडर्म के साथ अटैच्ड होती है उसको हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। यही बात है। अब क्या है कि जो आपका
फोल्डिंग में क्या हो रहा है, फोल्डिंग में हो रहा है, ये अभी जो मैं सेक्शन ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये मैंने कौन सा सेक्शन ड्रॉ किया है, ये 2 सेक्शन हो सकते हैं। यहाँ ये कॉर्नल सेक्शन हो सकता है कि हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं, उस सूरत में आपकी जो न्यूरल ट्यूब है ना वो इस तरह पड़ी होगी। किस तरह? न्यूरल ट्यूब इस तरह की शेप में होगी। अगर मैं असल में मैंने इसका मीजोड्रम बहुत छोटा बनाया है, लेकिन मैं मीजोड्रम थोड़ा बड़ा कर देता हूँ रुको, क्योंकि उसके अंदर आपकी सारी न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड वगैरह सब उसके अंदर पड़ा। मीजोड्रम ये मैंने अपनी मीजोड्रम बड़ी कर दी है, इसके नीचे मैं एंडोड्रम बना देता हूँ ये, ठीक है। आपकी अगर मैं इसको अगर ये फ्रंट से देख रहा हूँ मैं एम्ब्रियो को, जिसको हम फ्रंटल या कॉर्नल सेक्शन कहेंगे, तो आपकी अगर मैं नोटोकॉर्ड और मैं आपकी न्यूरल ट्यूब बनाऊँ, तो नोटोकॉर्ड अगर मैं पर्पल से बनाऊँ सबसे पहले, तो नोटोकॉर्ड आपकी पड़ी होती है नीचे इस तरह, और उसके ऊपर आपकी न्यूरल ट्यूब अगर मैं इस कलर से बना लूँ, चलो ये आपकी न्यूरल ट्यूब इस तरह करके इसके ऊपर पड़ी होती है न्यूरल ट्यूब, ठीक है। ये न्यूरलेशन के बाद की कहानी है। ये आपकी आ जाती है न्यूरल ट्यूब, नीचे इसके नीचे आपकी पड़ी हुई नोटोकॉर्ड, ऊपर आपका एक्टोडर्म है, बीच में ये मीजोडर्म में, ये 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं। मीजोडर्म बेसिकली जो है ना इनके सराउंडिंग में होता है, ये मीजोडर्म इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। यानी अगर इसको ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से बनाएं, मैंने आपको बताया था जहाँ पे नोटोकॉर्ड और ये जो न्यूरल ट्यूब वगैरह वाली जगह होती है, यहाँ पे कोई मीजोडर्म एग्जिस्ट नहीं करता बिटवीन दी एक्टोडर्म एंड दी एंडोडर्म। यहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में कोई मीजोडर्म क्लियर नहीं होती। जो हमने पढ़े थे ना 3 पॉइंट्स जहाँ पे नहीं होती मीजोडर्म बीच में, उनमें से किया था। तो अच्छा, ये बीच में आपकी पड़ी हुई न्यूरल ट्यूब और वो। अब अगर मैं कहूँ ये कौन सा सेक्शन है, तो आप कहेंगे ये फ्रंटल सेक्शन है, फ्रंट से देख रहे हैं हम इसको, ठीक है। तभी आपको जो आपकी न्यूरल ट्यूब है वो इस तरह नज़र आ रही है, जिस न्यूरल ट्यूब और ये आपका नोटोकॉर्ड। अगर ये एक सैजिटल सेक्शन में इसी का बनाऊँ, सैजिटल सेक्शन बनाऊँ नीचे, पहले हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, मैं इसी से बना लेता हूँ सैजिटल सेक्शन, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। पेस्ट, ठीक है। अभी तो ये फ्रंटल सेक्शन ही है। अगर मैं इसको इरेज करूँ, सैजिटल सेक्शन में क्या फ़र्क होगा वो आपको मैं बताता हूँ। सैजिटल सेक्शन में ना हमें थोड़ा जो मेन डिफरेंस नज़र आएगा ना वो मीजोडर्म में नज़र आएगा, क्योंकि ऊपर वाली लेयर्स तो अभी प्लेन है ना, उनमें कोई ख़ास जगह नहीं है। उसके अलावा एक और जो डिफरेंस हमें नज़र आएगा, हमें प्री कॉर्डल प्लेट वाली जगह पता चलेगी। ठहरे ज़रा, इफ़ आई वर टू ड्रॉ द सैजिटल सेक्शन, तो अब सैजिटल सेक्शन में आपकी जो न्यूरल ट्यूब है वो कुछ इस तरह पड़ी होगी, ठीक है। ये आपकी न्यूरल ट्यूब इस तरह पड़ी होगी, और आपकी एंडोडर्म को मैं कंप्लीट कर दूँ, ये आपकी एंडोडर्म मैंने कंप्लीट कर दी, और आपकी जो एक्टोडर्म है उसको भी, क्योंकि वो जुड़ जाती है ना, फिर वो एपिथेलियल लाइनिंग बनाने के लिए जुड़ जाती है दोबारा आपस में। और इसके नोटोकॉर्ड किस जगह पे होगी? नोटोकॉर्ड आपकी इस जगह पे इस तरह करके पड़ी होती है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इसको इस जगह पे रखता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ ये आगे पीछे अभी मैं क्यों रख सकता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया कि इसमें कौन सा एरिया जो है वो प्री कॉर्डल प्लेट वाला है, ठीक है। जब आप प्री कॉर्डल प्लेट वाला एरिया डिफाइन कर देते हैं ना, तो आपको पता लग जाता है कि नोटोकॉर्ड कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करती है। नोटोकॉर्ड आपकी प्रिमिटिव पिट से, जो कि प्रिमिटिव पिट आपके एक्टोडर्म के कहीं सेंटर में होता है। प्रिमिटिव पिट अगर मैं यहाँ पे शो करूँ आपके, फॉर एग्जांपल रेड कलर से शो कर दूँ छोटा सा, ये प्रिमिटिव पिट है जहाँ से नीचे एक्सटेंड की थी। वहाँ से नोटोकॉर्ड जाती है, वहाँ से उसके सेल घुसते हैं और वो आगे तक जाते हैं, कहाँ तक? प्री कॉर्डल प्लेट वाले रीजन तक। तो अगर मैं अब आपके एंडोडर्म पे स्पेसिफाई करूँ कि प्री कॉर्डल प्लेट वाला रीजन कौन सा है, तो ये आपका प्री कॉर्डल वाला प्लेट वाला रीजन है, यानी ये आपके एम्ब्रियो का हेड एंड है। जहाँ पे प्री कॉर्डल प्लेट होती है वहाँ पे हेड एंड होता है, ठीक है। और नोटोकॉर्ड जो होती है वो एक्सटेंड करती है प्रिमिटिव पिट से, जो ये प्रिमिटिव पिट वाले एरिया में ऑरेंज से दिखा रहा हूँ, प्रिमिटिव पिट से, यानी इसके पीछे नोटोकॉर्ड नहीं होती। प्रिमिटिव पिट से एक्सटेंड करती है टू दी प्री कॉर्डल प्लेट वाले रीजन। तो ये आपकी पर्पल वाली नोटोकॉर्ड है, और आपकी जो ब्लू वाली है वो आपकी न्यूरल ट्यूब है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका पीछे की तरफ कौन सा जो क्लोकल प्लेट होती है, क्लोकल ओपनिंग, वो इस जगह पे होती है। और दोनों जगह पे जो आपकी प्री कॉर्डल प्लेट वाली जगह है और आपकी जो क्लोकल ओपनिंग वाली जगह है, उन दोनों जगह पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कोई मीजोडर्म एग्जिस्ट नहीं करती। वहाँ पे जो आपका एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है वो आपस में जुड़ा होता है, ठीक है। तो मैं इनको आपस में जोड़ देता हूँ यहाँ पे, जस्ट लाइक दैट। तो अभी ज़्यादा एक एक्यूरेट डायग्राम आपके सामने आ गई है। जो हमने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा था वो सारा इसमें रिवाइज भी हो गया कि आपका कौन सा एक्सिस किस तरह बनता है और क्या चक्कर है सब एक्सिस का, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा न्यूरल ट्यूब को एक कंप्लीट कर देता हूँ, थोड़ी थिक भी बन जाएगी तो हमें ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया।
अब ये कौन सा सेक्शन है? दिस इज़ द सैजिटल सेक्शन। यहाँ साइड से देखना, एस से सैजिटल, एस से साइड से देखना, एफ से फ्रंटल, फ्रंट तो फ्रंट से ही देखना, ठीक है। ये फ्रंटल सेक्शन इस तरह होता है और सैजिटल सेक्शन इस तरह होता है। अब क्या है, यही जो आपका सैजिटल सेक्शन है ना, बेसिकली सैजिटल सेक्शन में आपका जो हम साइड से देख रहे हैं, आपका ये हेड एंड है और ये आपका टेल एंड है। इसमें क्या होता है, ये जो आपकी न्यूरल ट्यूब डेवलप करी है, इसके हेड एंड पे आपका डेवलप करना शुरू कर देता है क्या चीज़? ब्रेन। और आपकी टेल एंड पे क्या चीज़ डेवलप करती है? स्पाइनल कॉर्ड न्यूरल ट्यूब में, ठीक है। सैजिटल सेक्शन में देख रहे हैं इसलिए मैं साइड से उसका हेड एंड और टेल एंड नज़र आ रहा है। फ्रंट से आपको नज़र नहीं आ सकता हेड एंड और टेल एंड, क्योंकि आप एक ही साइड से, यहाँ तो आप हेड एंड से उस पूरे को देख रहे हैं, यहाँ टेल एंड से देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम सैजिटल सेक्शन में देख रहे हैं। अब सैजिटल सेक्शन में जब ब्रेन यहाँ पे डेवलप करेगा इस एरिया में, तो ये न्यूरल ट्यूब आगे की तरफ जाएगी। लेकिन हमने पढ़ा कि साइड्स ऑफ एम्ब्रियो पे इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं होती है, जिसकी वजह से फिर जब ये ब्रेन बनता जाएगा तो ये बेसिकली इसको इस तरह जाएगा और फिर इस तरह डाउनवर्ड्स पुश करेगा और आपका एम्ब्रियो की ये साइड डाउनवर्ड्स फोल्ड होनी शुरू हो जाएगी और इसको हम बोलते हैं हेड फोल्ड, ठीक है। इसी तरह पीछे क्या बन रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी इसको पीछे की तरफ जाएगी और फिर इसको डाउनवर्ड्स पुश करेगी और ये आपका टेल फोल्ड होगा, जिससे क्या होगा कि आपका एक्टोड्रम जो है, अगर मैं इसके एक बिफोर एंड आफ्टर वाली बनाना चाहूँ, इसको साइड पे ले जाओ, ये हमारा बिफोर है जब ये अभी ये पुश करना शुरू किया है डेवलपिंग ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड ने भी बनना शुरू किया है और वो उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक आफ्टर डायग्राम, अगर मैं आफ्टर बनाऊँ तो आफ्टर में ये होगा कि आपकी एक्टोड्रम जो है वो इस तरह फोल्ड हो चुकी है, ये आपके हेड एंड पे फोल्ड हुआ और पीछे की तरफ लेके हम ये टेल एंड पे फोल्ड हुआ, और कागज़ इतना बड़ा नहीं है जितना मैंने बड़ा एम्ब्रियो बना दिया, लेकिन चलो, पीछे आपका टेल एंड पे फोल्ड हुआ। अब आपको ज़रा एक बात गौर करने की है, जो आपकी एमनियोटिक कैविटी है, अब वो ज़्यादा सराउंड करिए ना एम्ब्रियो को, ठीक है। ये ज़रा समझने की बात है कि आप अब अपनी एमनियोटिक कैविटी को देखें तो उसने ज़्यादा कवर कर लिया अब आपकी एम्ब्रियो को, क्योंकि आपकी जो एक्टोड्रम है उसमें आपकी न्यूरल ट्यूब वगैरह जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बड़ी हो रही है। आपको अगर मैं और इसको ज़्यादा एक्सट्रीम में ले जाऊँ ना तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि फ़ोल्ड करते करते उसने तकरीबन इतना फ़ोल्ड कर दिया, ठीक है। हो क्या रहा है बेसिकली, आपका न्यूरल ट्यूब की आगे की तरफ डेवलपमेंट होने की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड की पीछे डेवलपमेंट होने की वजह से, और साइड पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, इस वजह से आपकी जो एम्ब्रियो है वो बेंड कर रहा है। ये इस तरह बेंड कर रहा है, ये इस तरह बेंड कर रहा है, इस तरह बेंड करते करते ये अब तकरीबन ये एंड्स आपस में मिलने वाले हैं, ठीक है। जब ये मिलने वाले होंगे तकरीबन, तो अब आपको अगर मैं कहूँ, अभी तो हमने सिर्फ एक्टोड्रम बनाई है, अगर मैं कहूँ कि इसकी एमनियोटिक कैविटी किस तरह होगी अभी, तो एमनियोटिक कैविटी ऑफ कोर्स एक्टोड्रम को अभी भी पूरा सराउंड करेगी, इस तरह सराउंड करेगी। अब आपको नज़र आ रहा है कि एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता एमनियोटिक कैविटी के अंदर घुसता जा रहा है। और अगर मैं इसका मीजोड्रम बना दूँ रेड कलर से, अभी मैं बाकी चीज़ें शो नहीं करूँगा इसमें क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है ज़्यादा। मीजोड्रम बना दूँ मैं आपका इस तरह से, और आपका एंडोड्रम बना दूँ। एंडोड्रम के डाउनवर्ड्स कौन सी कैविटी थी? हमने कहा था योक सैक, ठीक है। वो योक सैक अब कहाँ पे? वो योक सैक अब इतना सा बेचारा नीचे रह गया, क्योंकि आपने फोल्ड होते होते आपने इतना एक्टोड्रम इतना एक्सटेंड कर गया कि आपकी कनेक्शन जो है ना बिटवीन द योक सैक और अब जो कैविटीज़ के अंदर रह गई है वो छोटा सा रह गया, आपका छोटा सा कनेक्शन रह गया, ठीक है। ये जो बेसिकली कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन को बोलते हैं वाइटलिन डक्ट। जब ये छोटा सा हो जाता है ना, वाइटलिन डक्ट। और जो योक सैक अब इनकॉर्पोरेट, योक सैक का कुछ कैविटी का हिस्सा जो है ना वो एम्ब्रियो के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, तो उस इनकॉर्पोरेटेड पार्ट को अब हम गट कहते हैं, ठीक है। अब अगर वो हेड वाली जगह पे इनकॉर्पोरेट हुआ है तो उसको फोर गट कहेंगे, आपके टेल वाली जगह पे इनकॉर्पोरेट हुआ है तो उसको हाइंड गट बोलेंगे। जो मिड गट है ना वो आपकी लैटरल फोल्डिंग के दौरान इनकॉर्पोरेट होता है, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आपके योक सैक का कुछ हिस्सा आपके एम्ब्रियो के अंदर आ जाता है उसको हम गट बोलना शुरू कर देते हैं। और गट और आपकी जो योक सैक है उसके दरमियान में जो कम्युनिकेटिंग डक्ट बनता है, पाथवे होता है, उसको हम बोलते हैं वाइटलिन डक्ट, ठीक है। तो ये सिर्फ समझने वाली बातें हैं कि किस तरह आपकी एग्जैक्ट फोल्डिंग के दौरान वाइटलिन डक्ट बन रही है, गट इनकॉर्पोरेट हो रहा है और आपका जो योक सैक है वो बाहर रह रहा है। थोड़े समझने में मुश्किल है। और अभी आपको मैं बताऊं तो ये आपका टेल एंड है, ये आपका हेड एंड है। अब हेड एंड पे आपको बड़ा डिस्टिंक्टली एक ब्रेन आपको नज़र आएगा जो बेसिकली किससे बना है? आपकी न्यूरल ट्यूब से। तो ब्रेन वाली साइड की वजह से ये जो आपका एक्टोड्रम है इस तरह डॉर्सली ये ब्रेन जो है ना प्रोजेक्ट करेगा इनटू द एमनियोटिक कैविटी, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्रेन हो गया, पीछे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। अब आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि एम्ब्रियो शेप ले रहा है ह्यूमन की, आप साइड से देख रहे हैं। अब अगर मैं एक बड़ी ही फंकी सी चीज़ करूं और आपको बता दूं, ये अगर ब्रेन है तो उसका मतलब है आंखें वगैरह सब यहाँ पे डेवलप होंगी। हम इसको एक स्माइल दे सकते हैं अच्छी सी,
और स्माइल कर रहा है, और अगर फॉर एग्जांपल इसके अब बाजू निकलेंगे तो यहाँ से निकलेंगे, अगर मैं इसके बाजू भी बना दूँ तब आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि ये इसका हाथ बना दिया हमने। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह यानी एम्ब्रियो की क्या पोजीशन है इस वक्त। यहाँ पे इसकी छोटी सी बनानी थी, वह छोटी सी नाक भी बना दूँ, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एम्ब्रियो इस तरह अभी पड़ा हुआ है, ये इसका टेल एंड है, ठीक है। और टेल एंड पे जो है ना इसकी बाकी चीज़ें डेवलप होंगी। ये जो आपका योग सैक है, ये इसका ये जो वाइटलिन डक्ट है ना, ये छोटी होती जाती है, छोटी होती ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और योग सैक आपका जो है वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है आपके उससे, आपके गट से, ठीक है। जब गट पूरी तरह से डेवलप हो जाती है ना, और ये जो कैविटी इतनी छोटी होती है कि इसमें हम एक और चीज़ जो है ना वो एलेंटॉयस जो था ना आपका, एलेंटॉयस वो कहीं यहाँ पे था ना, एलेंटॉयस भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, एलेंटॉयस भी इसका पार्ट बन जाता है, और ये सारी जो चीज़ें ना ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड में, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। लेकिन ये अभी जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, वो अभी आपको इनमें से कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि बाजू कहाँ से निकल रहा है या कहाँ से। सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जब बाजू निकलना शुरू होगा तो वो इस तरह निकलेगा, क्योंकि ये आपका हेड एंड है और ये आपका टेल एंड है। तो दैट वाज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। अब हम शुरू करते हैं। वही मैंने क्यों बताया आपको, सिर्फ ये इसलिए मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रिक्शन होती है आपके जंक्शन ऑफ एम्ब्रियो एंड योग सैक पे, ठीक है। वो कंस्ट्रिक्शन मैंने आपको दिखाई जो वाइटलिन डक्ट थी, ठीक है। फिर आपका आ जाता है कि फोल्डिंग क्यों हो रही है, रैपिड ग्रोथ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वही न्यूरल ट्यूब एंड सोमाइट्स। सोमाइट्स क्या हैं? सोमाइट्स बेसिकली आपके पारएक्सियल मेसोडर्म में बनते हैं, तो बस उसको आपने इतना याद रखना है। उसके बाद पारएक्सियल मेसोडर्म की डेवलपमेंट से ना क्यूबॉइडल बॉडीज बनती हैं जिनको सोमाइट्स कहते हैं। उसके बाद आपका द ग्रोथ रेट एट द साइड्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क फेल्स टू कीप पेस विद द रेट ऑफ ग्रोथ इन द लॉन्ग एक्सिस एज द एम्ब्रियो इंक्रीज इन साइज। ये बेसिकली आपकी फोल्डिंग की वजह लिखी हुई है। अच्छा, डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग 4th वीक। अब वही दिखाया हुआ है उन्होंने कि आपका जो ये आपका सेंट्रल वाला रीजन था ना, और ये साइड पे सोमाइट्स बन रहे हैं, तो ये क्या है कि यहाँ से फोल्डिंग होगी है, ठीक है। फोल्डिंग होगी, उसने आपकी जो योग सैक और गट के दरमियान में कम्युनिकेशन है उसको पिंच कर दिया, छोटा रह गया वो, और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हुई, लेकिन ये इतनी कोई डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। फिर लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग क्यों होती है? ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ द न्यूरल ट्यूब, सिंपल सी बात है। एंड्स ऑफ द ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क फोल्ड वेंट्रली एंड प्रोड्यूस हेड एंड टेल फोल्ड्स। तो वही आपकी बात है कि जो मैंने अभी डायग्राम बनाई थी, किधर की ये डायग्राम है कि इसके एंड्स जो हैं ये एंड वेंट्रल क्या होता है? वेंट्रल होता है ना, वेंट्रल फ्रंट साइड से देखना और डॉर्सल पीछे से देखना, ठीक है। ये आपका डॉर्सल है। डॉर्सल इसको क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इस साइड पे आपकी सारी स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम वगैरह इस साइड पे बन रहा है, ठीक है। और ये आपका वेंट्रल, इसको क्यों वेंट्रल कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे प्री कॉर्डल प्लेट है, प्री कॉर्डल प्लेट एक लोकल एंड जो आपका प्री कॉर्डल प्लेट है उससे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मुंह बनेगा, तो मुंह वाली साइड आपकी क्या वेंट्रल होती है, डॉर्सल होती है? वेंट्रल होती है ना। यहाँ पे मैंने इसका मुंह बनाया, देखो। तो ये वेंट्रली फोल्ड करने का मतलब ये डाउनवर्ड्स इस तरह फोल्ड करेगा, ठीक है। फिर क्या है? एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th वीक न्यूरल ट्यूब इन द क्रेनियल रीजन यानी हेड रीजन ग्रोज वेरी रैपिडली एंड थिकन्स टू फॉर्म द प्राइमोर्डियम ऑफ द ब्रेन। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। एज द एम्ब्रियो ग्रोज द हेड रीजन प्रोजेक्ट्स ओवर द प्रीकॉर्डल प्लेट। अच्छा, इसमें समझने की बात है कि जो रिजल्ट्स ऑफ फोल्डिंग होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि आपके रिलेशंस आल्टर होते हैं। आपका फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे देखें, ये ब्रेन है। अगर ये जगह ब्रेन बननी है तो माउथ ब्रेन के क्रेनियल क्या कर रहा है, ये ज़रा समझने की बात है, ठीक है। अभी आपका जो एम्ब्रियो बना है ना, उसमें कोई चीज़ों की सेंस नहीं बन रही है। आपका माउथ ब्रेन से क्रेनियली पड़ा है, यानी ऊपर सबसे ऊपर अगर ये बंदा इसी तरह बनता ना तो ये इसका माउथ होता, ठीक है। आँखें और नाक इतना भयानक मैंने बनाया, लेकिन ये इसका माउथ होता, फिर नीचे इसका ब्रेन होता, ठीक है। ये सारा इसका ब्रेन होता। और फिर आप इसमें देख लें, ये हार्ट जो है माउथ से भी, हार्ट वाली जो हमने कहा था ना कार्डियोजेनिक मेसोडर्म, वो कहाँ पे होती है? प्री कॉर्डल प्लेट के क्रेनियल होती है वो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे हार्ट जो है वो इसके भी ऊपर यहाँ पे इसका दिल बन रहा है। अभी ये बगैर फोल्डिंग अगर बात की जाए तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह है। मोस्ट क्रेनियल आपका हार्ट वाला जो कार्डियोजेनिक मेसोडर्म है वो पड़ी है, और सेप्टम ट्रांसवर्सम जिसने डायफ्राम बनाना है वो भी ऊपर पड़ा है, ठीक है। डायफ्राम भी ऊपर पड़ा है। उसके नीचे आपका माउथ वाला रीजन है, प्री कॉर्डल प्लेट, उसके नीचे आपका ब्रेन है। तो जब हमारी फोल्डिंग होगी तो ये थोड़ा अल्टर होगा। जब इस तरह करके फोल्ड होगा ना तो क्या होगा? आपका हार्ट जो है यहाँ से घूमता 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 इस जगह पे आ जाएगा, आपका माउथ जो है घूमता 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 इस जगह पे आ जाएगा, फिर ऑर्डर सही हो जाएगा। ऊपर ब्रेन आ जाएगा, नीचे मुंह, और उसके नीचे दिल, जो हमारा ऑर्डर होता है इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। वो आपके रिजल्ट्स ऑफ फोल्डिंग में।
ये आपके रिजल्ट्स होंगे फोल्डिंग के, ठीक है। लेकिन बिफोर फोल्डिंग इनिशियली द डेवलपिंग ब्रेन प्रोजेक्ट्स डॉर्सली इनटू द एमनियोटिक कैविटी, ये तो हमने बताया कि डॉर्सली वो प्रोजेक्ट कर रहा है। प्री कॉर्डल प्लेट जिसने आपका माउथ बनाना है इज एंटीरियर टू द डेवलपिंग न्यूरल ट्यूब एंड द क्लोकल प्लेट इज पोस्टीरियर टू द न्यूरल ट्यूब। आपकी न्यूरल ट्यूब ये आपके प्री कॉर्डल प्लेट जो है उससे एंटीरियर पड़ा हुआ है और आपका जो क्लोकल प्लेट है वो उसके पोस्टीरियर है। द कनेक्टिंग स्टॉक अलॉन्ग विद एलेंटॉइस इज पोस्टीरियर टू द क्लोकल मेम्ब्रेन। अब कनेक्टिंग स्टॉक और एलेंटॉइस, आपका कनेक्टिंग स्टॉक जो है और जो एलेंटॉइस उसने क्या बनाना है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड एक बेबी में कहाँ पे अटैच होती है, उसके बेली बटन वाले रीजन में। तो बेली बटन वाला रीजन जो है वो आपके क्लोकल मेम्ब्रेन जिसने एनस बनाना है उससे भी पोस्टीरियर पड़ा है, ठीक है। देखा कुछ अरेंजमेंट इसमें टेढ़ी मेढ़ी है कि आपका एनस वाला रीजन पहले आ रहा है और बेली बटन वाला रीजन अभी ज़्यादा कॉर्डल है, ठीक है, टेल रीजन में। ये सब किस तरह सही होगा, जब आपका एम्ब्रियो फोल्ड करेगा तो ये वाली जगह जो है फोल्ड करते करते इस जगह पे आ जाएगी, तो आपका अरेंजमेंट जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अब डेवलपिंग हार्ट का भी बताया हुआ, इट इज़ इन्फीरियर टू द पेरिकार्डियल कैविटी। ये आपका अगर मैं बात करूँ ना, ये आपकी इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो हमने बात की थी ना कि बनती है इनसाइड दी लैटरल प्लेट मेसोडर्म, ये पिछले लेक्चर से रिवाइज करने वाली बातें। तो उसमें था ना कि सेंटर में आपका पड़ा हुआ है नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब के साथ जो है उसको हम बोलते हैं पारेक्सियल मेसोडर्म, फिर आती है इंटरमीडिएट मेसोडर्म, फिर आती है लेटरल प्लेट मेसोडर्म। लेटरल प्लेट मेसोडर्म के दरमियान में कैविटीज़ आके जुड़ जाती हैं और वो उसको डिवाइड कर देती हैं दो लेयर्स में, एक आपकी सोमैटिक लेयर हो जाती है, एक स्प्लैक्निक लेयर हो जाती है, और ये जो कैविटीज़ को इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बोलते हैं। ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो आपकी कार्डियोजेनिक मेसोडर्म वाली एरिया में होती है ना, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी। तो पेरिकार्डियल कैविटी में आपकी कार्डियोजेनिक मेसोडर्म है जिसने आपका दिल बनाना है, तो आपका जो दिल है वो इन्फीरियर पड़ा हुआ है टू दी पेरिकार्डियल कैविटी। ये सिंपल सी बातें कुछ, ठीक है। सेप्टम ट्रांसवर्सम इज एंटीरियर टू दी पेरिकार्डियल कैविटी, यानी सेप्टम ट्रांसफर उससे भी एंटीरियर पड़ा हुआ है। ये रीजन आपका बेसिकली सेप्टम ट्रांसवर्सम बना है। सेप्टम ट्रांसवर्सम ने क्या करना होता है, इट हैज़ टू फॉर्म द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, और डायफ्राम ने क्या करना है, आपकी एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटीज़ को सेपरेट करना है। अब सोच लें सेप्टम ट्रांसवर्सम अगर यहाँ पे, तो एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटीज़ जो पीछे बन रही हैं उनको कौन सेपरेट करेगा, इसको फोल्ड करके हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा उनको सेपरेट करने के लिए। अच्छा, फिर क्या है कि अब आपका जैसे जैसे ब्रेन आपका डेवलप कर रहा है ना, तो वो बियॉन्ड दी बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन ग्रो कर जाता है, यानी वो इस तरह ग्रो करता जाता है और वो आपकी जो ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन जो थी ना, जो पहले से आगे थी, जिसको हम प्रीकॉर्डल प्लेट कह रहे थे, वो ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन बनती है ना, तो ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन या प्रीकॉर्डल प्लेट ग्रो करते करते ब्रेन उसको पीछे छोड़ देता है, उससे आगे निकल आता है, ठीक है। और ये बेसिकली फोल्डिंग के दौरान होने वाले काम है। ग्रोस क्रेनियली बियॉन्ड द बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन एंड ओवरहैंग्स द डेवलपिंग हार्ट। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें याद करने की नहीं है, समझने की हैं। जो याद करने की चीज़ें वो सिर्फ रिजल्ट्स हैं, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अच्छा, कॉन्कॉमिटेंटली यानी इसी टाइम पे आपका सेप्टम ट्रांसवर्सम, प्राइमोर्डियल हार्ट, पेरिकार्डियल कैविटी और बकोफ्रेंजियल या ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन मूव ऑन टू द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द एम्ब्रियो। ज़ाहिर है जब वो इस तरह मूव कर रहा है और उनको नीचे की तरफ धक्का दे रहा है तो वो वेंट्रल सर्फेस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका अ स्मॉल फोर गट एंड हाइंड गट हैज़ डेवलप्ड। अब मैंने आपको बताया था ना, जिस तरह ये फोल्ड होता है तो ये थोड़ा सा आपका जो योग सैक का पार्ट है ये अपने अंदर एम्ब्रियो के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है, उसको हम गट बोलते हैं। तो जो क्रेनियल एंड पे जो गट इनकॉर्पोरेट हो रहा है ना, जो आपके योग सैक का पार्ट इनकॉर्पोरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं फोर गट। और जो आपकी इधर भी इसी तरह फोल्डिंग हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप कर रही है, वो डाउनवर्ड्स पुश कर रही है इसको, लोकल मेम्ब्रेन वगैरह वेंट्रल सरफेस पे पुश हो रहे हैं, और गट जो आपकी योग सैक है उसका कुछ पार्ट आपके एज द हाइंड गट जो इनकॉर्पोरेट हो रहा है आपके एम्ब्रियो में। तो वो बता रहे हैं कि स्मॉल फोर गट एंड हाइंड गट हैज़ डेवलप्ड। इसके बाद क्या होगा कि बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन इज़ वर्टिकल, यानी पहले ये इस तरह पड़ी थी प्रीकॉर्ड प्लेट, फिर इस तरह ही, अब यहाँ पहले इस तरह थी फिर इस तरह हुई, अब बिल्कुल वर्टिकल होगी, वर्टिकल, ठीक है। एंड पेरिकार्डियल कैविटी इज़ नाउ इन्फीरियर टू दी हार्ट ट्यूब। पेरिकार्डियल कैविटी जो पहले सुपीरियर थी अब वो उसके इन्फीरियर पड़ी हुई है हार्ट ट्यूब के। एंड सेप्टम ट्रांसवर्सम इज़ पोस्टीरियर टू दी हार्ट ट्यूब एंड पेरिकार्डियल कैविटी, जैसा होना चाहिए था। अब आपका जो सेप्टम ट्रांसवर्सम था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब वो यहाँ पे हमारा थोरेसिक कैविटी बन जाएगी और यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी बन जाएगी, उनको सेपरेट कर सकता है, ठीक है। लोकल मेम्ब्रेन भी वर्टिकल होगी, पहले इस तरह थी फिर इस तरह हुई, फिर अब वर्टिकल हो चुकी है। कनेक्टिंग स्टॉक इन एलेंटॉइस हैज़ गॉन इन्फीरियर टू द हाइंड गट बट दे आर डायरेक्टेड पोस्टीरियरली। आपका कनेक्टिंग स्टॉक और आपका जो हाइंड गट है, आपका कनेक्टिंग स्टॉक जो था वो कहाँ पे, पहले हम कनेक्टिंग स्टॉक को पहले से लोकेट करते हैं ना, इसमें देखें तो ये आपका कनेक्टिंग स्टॉक है और इसके अंदर ये जो कैब प्रोजेक्शन बनी है योग सैक, इसको हम एलेंटॉइस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कनेक्टिंग स्टॉक है पूरा। तो ये कनेक्टिंग स्टॉक आगे वाली इमेज में देखें तो नीचे आता गया, और उस वाली उससे अगली इमेज में देखें तो और नीचे आ गया, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ पे आ गया, अब कनेक्टिंग स्टॉक आपका इन्फीरियर टू द हाइंड गट
यानी हाइंड गट आपकी जो इनकॉर्पोरेट हो रही है वो ऊपर आ गई और कनेक्टिंग स्टॉक आपका नीचे आ गया, बट दे आर डायरेक्टेड पोस्टीरियरली, वो अभी भी पोस्टीरियर साइड पे, यानी है अभी इस तरह फेस कर रहा है। इसको आना बेसिकली यहाँ पे इस तरह है, ठीक है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड आपके टमी से इस तरह निकली होती है, बेबी के टमी से। अब डे 25 आपका बकोफ्रेंजियल और ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन जो है और क्लोकल मेम्ब्रेन जो है वो 180 घूम चुके हैं। अब आप देखें तो दोबारा आपका बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी। ये बेसिकली शुरू में किस तरह थी, हॉरिजॉन्टल ही थी ना, फिर इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। तो इस रोटेशन को हम कहते हैं 180 डिग्री की रोटेशन, कि जो कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल थी पहले, फिर घूम के वर्टिकल हुई, 90 डिग्रीज यहाँ तक मुकम्मल होते हैं, और फिर जो वर्टिकल चीज़ है दोबारा हॉरिजॉन्टल होती है, 90 डिग्री यहाँ पे मुकम्मल होते हैं। तो ये आपका 180 डिग्रीज़ की रोटेशन इसकी मुकम्मल होगी। और रोटेशन जो है वो टेल फोल्ड में ज़्यादा होती है दैन हेड फोल्ड। ये सारी बातें सिर्फ समझने की हैं कि किस तरह जो चीज़ें आपकी फाइनल पोजीशन में आती हैं ना वो किस तरह आती हैं। बेसिक जो याद करने की चीज़ें वो वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, कि एक तो फोल्डिंग क्यों होती है, फोल्डिंग का रिज़ल्ट क्या होता है, रिजल्ट अभी हम पढ़ेंगे सारे, और जो मेन रिजल्ट है वही है कि फ्लैट डिस्क जो है वो सिलेंड्रिकल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, फोर कट और हैंड कट हैव एलोंगेटेड, यानी मजीद आपकी फोल्डिंग की वजह से मजीद जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें एज फोर कट और हैंड कट जो है वो के तौर पे इनकॉर्पोरेट हो गया है। अब आपका जो है ना कनेक्टिंग स्टॉक और एलेंटॉयस वो वेंट्रली आ गए। देखें अब आपका जो कनेक्टिंग स्टॉक है किधर गया, ये आपका सारा कनेक्टिंग स्टॉक वाला, और ये एलेंटॉयस हो गया, और ये सारा कनेक्टिंग स्टॉक वाला रीजन, अब ये वेंट्रल आ गए जैसे कि होना चाहिए। बेसिकली होता है ये कनेक्टिंग स्टॉक वेंट्रली आते 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 यहाँ पे आ जाते हैं, और ये जो योग सैक से मिड गट है ना, अब मैंने बताया था नहीं, कंस्ट्रक्ट कर जाती है जगह, और ये वाइटलिन डक्ट बन जाती है। ये वाइटलिन डक्ट और ये योग सैक का जो, और ये जो एलेंटॉयस है और ये जो कनेक्टिंग स्टॉक, ये सब मिल के वाइटलिन डक्ट और कनेक्टिंग स्टॉक और एलेंटॉयस मिल के आपके पास क्या बनाते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है फ्रॉम दी प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा भी मदर की जगह पे एम्बेडेड होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द योग सैक इज़ नाउ ऑब्वियस। फिर आपके पास इसी तरह ग्लोकल मेम्ब्रेन हैव रोटेटेड मोर, वही बात किया जा रहा है, योग सैक हैज़ फर्दर कंस्ट्रक्टेड, मिड गट इज़ नाउ क्लियर बट स्टिल कनेक्टेड टू योग सैक थ्रू नैरो कैनाल कॉल्ड द वाइटलिन डक्ट। मिड गट कौन सी जगह है, जो मिड में इनकॉर्पोरेट होता है, ये बेसिकली हेड फोल्ड से आपका फोर गट इनकॉर्पोरेट होता है, टेल फोल्ड से आपका हाइंड गट इनकॉर्पोरेट होता है, हाइंड मतलब पीछे, और मिड गट आपका इनकॉर्पोरेट होता है लेटरल फोल्डिंग से। लेटरल फोल्डिंग अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए मैं उसको उस तरह इतनी कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। लेटरल फोल्डिंग आपकी जो साइड्स ऑफ एम्ब्रियो वो डाउनवर्ड्स मूव करते हैं। The connecting stalk along with the allantois has gone nearer to the vitelline duct and associated splagmatic mesoderm, कि जो कनेक्टिंग स्टॉक है और एलेंटॉयस है वो वाइटलिन डक्ट के करीब होते जा रहे हैं। वाइटलिन डक्ट यही कनेक्शन है और कनेक्टिंग स्टॉक और एलेंटॉयस ये हैं, नज़र आ रहे हैं कि करीब होते जा रहे हैं। फिर ड्यूरिंग लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग पार्ट ऑफ द एंडोडर्म ऑफ द योग सैक इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एम्ब्रियो एज फोरकट एंड हाइंड कट, ये मैंने बात कर ली है। द फोरकट लाइज बिटवीन द ब्रेन एंड द हार्ट, ये थोड़ी सी इन्होंने बात की थोड़ी सी, ये आपका ब्रेन है, ये आपका हार्ट है, और ये आपकी फोरकट है। एडल्ट्स में भी आप देखें तो माउथ जो होता है वो आपके ब्रेन और हार्ट के दरमियान में होता है, तो कोई इतनी इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द फोरकट फ्रॉम द स्टोमोडियम। अच्छा, स्टोमोडियम क्या है, स्टोमोडियम आपके माउथ की ओपनिंग का प्राइमोर्डिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका माउथ बनेगा, ठीक है। जो आपका तो माउथ का मैंने आपको पहले कौन सी जगह बताई थी, ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन वाली जगह पे। ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन वाली जगह पे आपका माउथ बनेगा यहाँ पे। तो ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन आपकी बेसिकली किस चीज़ को सेपरेट करिए, फोरकट को फ्रॉम द स्टोमोडियम। आपका फोरकट में क्या चीज़ है, आपका जो है आपका ऑसोफेगस है। ऑसोफेगस फोरकट से डेवलप होता है, ठीक है। फोरकट, मिडगट और हैंड गट बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स को आगे जाके बनाते हैं, ठीक है। तो फोरकट आपका ऑसोफेगस वगैरह को बनाते हैं। तो आपके माउथ और ऑसोफेगस एम्ब्रियो में पहले सेपरेटेड होते हैं एक मेम्ब्रेन से, जो कौन सी मेम्ब्रेन है, ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन। अब वही उन्होंने बताया कि ये इनकॉर्पोरेट हो चुका है। आपका ये फेरिंक्स वाला रीजन हो गया, ये आपके फोरगट जो है ऑसोफेगस से शुरू हो रहा है, उसके दरमियान में आपकी हो जाएगी वो मेम्ब्रेन कौन सी, ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन। टर्मिनल पार्ट जो है जहाँ पे आपका टेल रीजन, जहाँ पे आपका क्लोकल ओपनिंग वाला था, वो अब बन चुका है क्लोका, डायलेट करके। टर्मिनल पार्ट ऑफ द हाइंड गट सून डायलेट्स टू फॉर्म द क्लोका, और ये सारा कुछ आपका बन चुका है इसमें एम्ब्रियो में। आफ्टर फोल्डिंग, अब आफ्टर फोल्डिंग क्या क्या हो गया, सेप्टम ट्रांसवर्स सिस्टम लाइज कॉर्डल टू द हार्ट वेयर इट फॉर्म्स द सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। सिंपल सी बात है, वो टेल वाली साइड पे ज़्यादा हो गया, सेप्टम ट्रांसवर्सम यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सम है ये आपका डायफ्राम बनाएगा। अच्छा, बिफोर फोल्डिंग द प्रिमिटिव स्ट्रीक लाइज क्रेनियल टू द क्लोकल मेम्ब्रेन, आफ्टर फोल्डिंग इट लाइज कॉर्डल टू इट। प्रिमिटिव स्ट्रीक किधर है भाईजान, प्रिमिटिव स्ट्रीक इस जगह पे होती है ना, हमने कहा था सेक्रल
सेक्रोकॉक्सिजल रीजन में रह जाती है। तो बिफोर फोल्डिंग इट लाइज क्रेनियल टू द लोकल मेम्ब्रेन, पहले आपकी लोकल मेम्ब्रेन जो यहाँ पे अब है, पहले प्रिमिटिव स्टिक इसके क्रेनियल थी, अब इसके कॉर्डल है। अब यहाँ पे पहले इसके क्रेनियल इस जगह पे थी, अब इसके कॉर्डल है, ठीक है। ये सिंपल इसके रिजल्ट हैं जो आपने रटने हैं। और आफ्टर फोल्डिंग द कनेक्टिंग स्टॉक एंड द वाइटलिन डक्ट जॉइन ईच अदर एंड फॉर्म दी, मैंने आपको बताया था ना अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कनेक्टिंग स्टॉक, एलेंटॉयस और आपका वाइटलिन डक्ट, तो वो सब मिलके अम्बिलिकल कॉर्ड बना लेते हैं। फोल्डिंग ऑल्सो अफेक्ट्स द अरेंजमेंट ऑफ द एम्ब्रियोनिक सीलोम। अच्छा, आपकी एम्ब्रियोनिक सीलोम की भी इस अरेंजमेंट को इसने अफेक्ट किया। बिफोर फोल्डिंग वो आपको बताया था हॉर्स शू शेप्ड, इस तरह फ्लैटेंड होती है, सिंगल कॉन्टीन्यूस होती है। आफ्टर फोल्डिंग जो सीलोम है वो डिवाइड हो जाती है इंटू थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। ये सारी बातें थी फोल्डिंग की जो हमने बात की, और ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक इस तरह से है कि आपको 3D में चीज़ें इमेजिन करनी होती हैं और एट साइमल्टेनियसली इतनी ज़्यादा चीज़ें बन रही होती हैं और टूट रही होती हैं कि बंदा कन्फ्यूज़ जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जितना याद करना है बस उतना ही याद करें, अपने आप को ज़्यादा टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब हम आ जाते हैं ट्रांसवर्स फोल्डिंग पे। ट्रांसवर्स फोल्डिंग किस प्लेन में होगी, पहले हम वो प्लेन डिस्कस कर लेते हैं। आपके ट्रांसवर्स फोल्डिंग होगी सबसे पहले, ये तो आपका लॉन्गिट्यूडनल प्लेन था, ठीक है, अलॉन्ग द लॉन्ग एक्सिस। अब अगर ये लॉन्ग एक्सिस है तो इसको एज इन वर्टिकल भी कंसिडर किया जा सकता है। अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखना चाहूँ तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा इस तरह, ठीक है। ये आपका फ्रंटल व्यू मैं ले रहा हूँ और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम देख रहे हैं। अब फ्रंटल व्यू आप ले रहे हैं तो इसलिए हमें नोटोकॉर्ड बीच में सेंट्रल छोटी सी ट्यूब पड़ी हुई नज़र आ रही है। अब आपकी जो फोल्डिंग होगी उससे वो क्यों हो रही है, क्योंकि आपके मेसोडर्म का जो पार एक्सियल मेसोडर्म वाला कॉम्पोनेंट है ना, पार एक्सियल मेसोडर्म कौन सी थी, जो नोटोकॉर्ड के बिल्कुल साथ पड़ी थी इस जगह पे, वो बहुत जल्दी सोमाइट्स बन रहे हैं और सोमाइट्स बड़े हो रहे हैं, इसलिए वो इस तरह पुश कर रहे हैं, इस तरह पुश कर रहे हैं, ठीक है। ये वाले यहाँ पे सोमाइट्स वो भी इस तरह पुश कर रहे हैं, तो इस तरह पुश करेंगे तो इस तरह फोल्डिंग होगी, आपकी डिस्क इस तरह फोल्ड करेगी, इस तरह फोल्ड करेगी, ठीक है। यह आपकी कौन सी फोल्डिंग है, लेटरल फोल्डिंग, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या होगा, इससे भी आपका जो कनेक्शन है ना बिटवीन द, यहाँ पे नीचे आपका योग सैक है ना, अगर योग सैक में येलो से बना लूँ, ये आपका योग सैक है ना, इससे भी जो आपका योग सैक है ना वो कंस्ट्रिक्ट होगा। ज़ाहिर है जब आपकी एक्टोडर्म इस तरह घूम के यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, तो आपका योग सैक बेचारा छोटा सा ही रह जाएगा, उसकी जगह छोटी सी रह जाएगी, वो फिर इतना सा रह जाएगा, इतना सा रह जाएगा, ठीक है। तो वही बात होगी, अभी वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट होंगी। लेकिन आपने बस वजह याद रखनी कि वहाँ पे क्योंकि न्यूरल ट्यूब लॉन्गिट्यूडनली बड़ी हो रही थी उस वजह से हो रही थी, और ट्रांसवर्स फोल्डिंग की हो रही है रैपिडली ग्रोइंग सोमाइट्स की वजह से। ज़्यादा मेन इसमें रोल रैपिडली ग्रोइंग सोमाइट्स का। न्यूरल ट्यूब भी ज़ाहिर है जब आप सेंट्रल में आते हैं और आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल में न्यूरल ट्यूब पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैसे नोटोकॉर्ड मैंने बनाई थी, ये न्यूरल ट्यूब इसके बाद बनती है, लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करें न्यूरल ट्यूब भी इसी जगह पे होती है ना, न्यूरल ट्यूब पड़ी, जब वो बड़ी होगी वो भी तो साइड्स पे धक्का मारेगी ना, जिस तरह सोमाइट्स यहाँ पे बन रहे हैं। सोमाइट्स अगर मैं राइट से बनाऊँ, अगर सोमाइट्स धक्का मारे तो न्यूरल ट्यूब भी धक्का मारी, और ये जो धक्कम हो रहा है ना, धक्कम धक्का फ्रॉम द सेंट्रल रीजन, क्योंकि सेंट्रल रीजन में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू साइड्स, उस वजह से आपका एम्ब्रियो इस तरह फोल्ड कर जाता है। तो वही चीज़ अब यहाँ पे होगी, ट्रांसवर्स फोल्डिंग क्यों होती है हमने पढ़ लिया। प्राइमोर्डियम ऑफ द वेंट्रोलेटरल वॉल, अच्छा ये सारी बकवास लिखी हुई है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले तो आपको पता नहीं चाहिए वेंट्रल साइड कौन सी है, 1000 दफ़ा मैं अभी तक कंसिडर कर चुका हूँ कि वेंट्रल साइड आपकी योग सैक वाली साइड है, जहाँ पे माउथ का प्राइमोर्डियम आपका प्रीकॉर्डल प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है। वेंट्रोलेटरल वॉल कौन सी वाली है, तो वेंट्रोलेटरल वॉल आपकी जब बनेगी ना, उसमें आपकी ये साइड्स जो है ना, जो आपकी योग सैक वाली जो साइड है, ये जो मेम्ब्रेन है आपकी, क्या बोलते हैं इसको, एंडोडर्म। एंडोडर्म उसकी इनर लेयर बनाएगी इस तरह आके, जो एक्टोडर्म है आपकी वो उसका आउटर लेयर बनाएगी, एपिडर्मस वाली लेयर। तो इस तरह आके जब आपका सिलेंडर वेंट्रोलेटरल वॉल आपकी बनेगी इस तरह करके, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी की वॉल है ना, तो इसका प्राइमोर्डियम है। अगर समझ आया हो किसी को तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किसी को समझ में आया, मैं कहने की सिर्फ ये कोशिश करूँ कि जब वो बैंड होकर सिलेंडर बनेगा तो आपकी यही जो आपकी एंडोडर्म का ये वाला लेटरल मोस्ट पोर्शन जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, वो लेटरल मोस्ट पोर्शन ये वाला, और एक्टोडर्म का भी लेटरल मोस्ट पोर्शन, वही आपकी वेंट्रोलेटरल बॉडी वॉल बनाते हैं। अच्छा, ये अब उन्होंने दिखाया आपको फ्रंटल व्यू। फ्रंटल व्यू आपको मैंने पहले बताया था किस तरह होता है, ठीक है। वही आपको नोटोकॉर्ड सेंटर में नजर आ रही है साइड पे, पहले पार एक्सियल मेसोडर्म, फिर इंटरमीडिएट और फिर लैटरल प्लेट मेसोडर्म। वही उन्होंने दिखाया कि डेवलपमेंट ऑफ द पार एक्सियल मेसोडर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ सोमाइट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसवर्स फोल्डिंग एज द पार एक्सियल मेसोडर्म डेवलप्स द एक्टोडर्म इज रेज्ड। अच्छा, अब ये बेसिकली आपको न्यूरल ट्यूब में हमने बताया था ना कि न्यूरल ट्यूब में न्यूरल ग्रूव बनता है, पहले न्यूरल प्लेट होती है फिर उसमें ग्रूव बनता है। यहाँ पे उसकी वजह बताई जा रही है, ये वजह आपकी KLM में मेंशन नहीं है, ना आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ फॉर इंटरेस्ट ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि
हमें तो सिर्फ ये बताया जाता है ना, एक प्लेट थी, उसके बीच में ग्रूव आया, कहाँ से आया, कैसा आया, कोई पता ही नहीं। ग्रूव इसलिए आता है क्योंकि उसके नीचे जो मीजोडर्म होती है ना, वो ग्रो करके बना रहे हैं सोमाइट्स। जब वो सोमाइट्स बना रहे हैं, ज़ाहिर है वो बड़े हो रहे हैं साइज़ में। जब वो बड़े हो रहे हैं तो इन जगहों को वो रेस करें। जब वो इन जगहों को रेस करें तो बीच में ऑटोमेटिकली एक ग्रूव बन रहा है, ठीक है। इस तरह बनता है न्यूरल ग्रूव। और न्यूरलेशन का पूरा प्रोसेस को फैसिलिटेट आपके जो आपके क्या कहते हैं सोमाइट्स की फॉर्मेशन है ना, वो करती है। इस तरह आप सोमाइट्स बनते जा रहे हैं, न्यूरल ट्यूब आपकी मज़ीद उसमें ग्रूव जो डीप होते जा रहा है, यहाँ तक कि वो ट्रेंच बन जाता है। और फिर ये जो जब ये वाले इसके फोल्ड्स आपस में मिलेंगे ना आके, तो वो पूरी न्यूरल ट्यूब आपकी बन जाएगी। खैर, ये अब क्या बताना चाह रहा है बेसिकली कि अब लैटरल प्लेट मेसोडर्म में भी मैंने आपको बताया था, जब इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम बनती है तो एक स्प्लैक्निक मेसोडर्म बन जाती है जो आपकी योक सैक की तरफ होती है, और एक सोमैटिक मेसोडर्म बन जाती है जो आपकी एमनियोटिक कॉर्ड की तरफ होती है। वही यहाँ पे दोबारा दिखाई हुई है, वही दिखाया हुआ है, सोमाइट्स थिकन हो गए, एम्ब्रियोज एज्यूमिंग अ ग्लोबुलर फॉर्म। अब जिस तरह से सोमाइट्स थिकन होते जा रहे हैं वो धक्का दे रहे हैं ना इसको डाउनवर्ड्स, तो ये आपकी लेटरल फोल्डिंग भी साथ साथ दिखा रहे हैं। क्योंकि ये साइमल्टेनियसली काम हो रहा है इसलिए इसको ज़रा समझना मुश्किल है, लेकिन आप देखें तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पे आपको ये डायग्राम का बड़े मज़े की है कि एमनियन जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना किस तरह एमनियन आप पूरे, क्योंकि आपकी एक्टोडर्म इस तरह एक्सपैंड करके यहाँ तक आ जाती है, तो इसके साथ जो एमनियन है वो भी ज़ाहिर है एक्सपैंड करके यहाँ तक आ जाता है। तो एमनियन अब ज़्यादा सरफेस एरिया घेर है। योक सैक के साथ कनेक्शन जो है वो छोटा रहता जा रहा है क्योंकि आपकी जो एंडोडर्म है वो इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही। Somites have further enlarged, neural tube has formed, intraembryonic coelom is wide, the yolk sac is decreasing in size, embryo is more globular in shape. अच्छा, एक और बात, अभी आपकी इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम और एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम कम्युनिकेट करें। इफ़ आई वर टू ड्रॉ, अगर मैं इस डायग्राम को पूरा करता, और मैं एक पेन निकालूं और आपकी एमनियोटिक कैविटी आपको शो कर दूं इसके ऊपर, इस तरह करके एमनियोटिक कैविटी है पूरी, ठीक है। और नीचे क्या है आपका योक सैक, ये सारा रीजन है योक सैक का, ठीक है। ये आपका योक सैक, ये आपका एमनियोटिक कैविटी। आहिस्ता आहिस्ता एमनियोटिक कैविटी एक्सपैंड करी, ठीक है। लेकिन बात क्या है जो नोट करने की बात है, अभी आपका इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम ये वाला, और इसके बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सा बच्चा जीनियस मुझे बताएगा कहाँ पे होता है। इस तरह पूरा सराउंड किया होता है ना उसको आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम ने, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक उसको ही कहते हैं ना हम, आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम को ही कहते हैं ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो आपकी कैविटी होती है। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम आपकी बनती है आपके इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की लैटरल पोर्शन में, ठीक है, ये बन रही है। इसके बाहर आपकी थी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, वो स्प्लिट हुई थी दो लेयर्स में, एक आपकी स्प्लैक्निक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जिसने इस तरह इसको वगैरह घेरा हुआ है, और एक आपकी सोमैटिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो बाहर थी, और इन दोनों के दरमियान में थी आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। अभी क्या है कि आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम और इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कम्युनिकेट कर रही हैं। किस तरह कम्युनिकेट कर रही हैं, क्योंकि ये जो आपकी लेयर होती है ना स्प्लैक्निक लेयर, वो इसके साथ क्लोजली अटेयर होती है ना, तो ये जो कैविटी बिल्कुल आपकी इस तरह कम्युनिकेट कर रही होती है बाहर, यानी जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के अंदर फ्लूइड है वही आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के अंदर है। लेकिन जैसे जैसे फोल्डिंग प्रोसीड करेगी ना, तो ये चीज़ डाउनवर्ड्स आएगी, ये चीज़ भी डाउनवर्ड आएगी, और ये करते करते इनको क्लोज कर देंगे, इस तरह क्लोज कर देंगे। जब क्लोज कर देंगे तो आपकी इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है, ताकि आप अगली बार स्लाइड्स में नोटिस करें कि किस तरह इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो बाहर है, इसके बाहर इस तरह पूरी, इसके बाहर इस तरह, ये पूरी जगह आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम की है, किस तरह इनके दरमियान का जो कम्युनिकेशन है वो ख़त्म होता है। अब देखिए ब्लू एमनियन जो है वो सराउंड करिए, ये छोटा सा कम्युनिकेशन रह गया था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम और इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के दरमियान में, और वो बंद होता जा रहा है क्योंकि आपका एमनियन जो है वो पूरी तरह से सराउंड करती जा रही है आपकी एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। क्यों कर रही है, क्योंकि आपकी फोल्डिंग हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि आपके सेंट्रल रीजन में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जो एक्टोडर्म वाला जो आपका कंपोनेंट उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो साइड्स हैं एम्ब्रियो की। Yolk sac is further constricted and is going to be divided into intraembryonic and extraembryonic part। जो intraembryonic part है वो गट के तौर पे इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जो extraembryonic part है yolk sac का वो बाहर रह जाता है, इसके दरमियान में जो जगह रह जाती है वो डक्ट, वो वाइटलिन डक्ट होती है। और इंट्राएम्ब्रियोनिक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम ऊपर वाली डायग्राम में कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन जब ये आपकी डिवीजन हो जाती है कंप्लीट, जब आपका ये बिल्कुल पूरी तरह से एमनियन का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा फर्दर फोल्डिंग करते 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 ये आपस में मिल जाते हैं और ये क्लोज कर देता है, इसको पिंच ऑफ कर देते हैं बिल्कुल। तो अब आपके पास जो आपकी इंट्रा एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के दरमियान में कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है
और आपकी इंट्राएम्ब्रियोनिक सोलम पूरी तरह से सराउंड करिए इसको, गट को, ठीक है। अब समझने की बात यह है कि इसका क्या मतलब है कि योग सैक कहाँ गया। अगर मैं पूछूं कहाँ गया योग सैक, तो ये बात जहन में रखनी है आपने कि ये आपका फ्रंटल व्यू है, ठीक है। फ्रंटल व्यू है या फिर कॉरोनल सेक्शन है। आप वो सेक्शन याद करने तो ये फ्रंट से देख रहा है एम्ब्रियो को। योग सैक अब सिर्फ फ्रंट पे अटैच नहीं है, योग सैक फ्रंट से बिल्कुल पिंच ऑफ हो चुका है, जहाँ से जैसा हमें नज़र आ रहा है कि एमनियन ने पूरा घेरा हुआ है आपकी एम्ब्रियो को। हाइंड गट वाली साइड से भी पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हो चुका है। सिर्फ मिड गट वाले रीजन में एक छोटी सी कम्युनिकेशन है, वो भी किस तरह है कि अगर मैं बताऊँ ना आपको, अगर मैं इसी डायग्राम को एडिट करूँ थोड़ा सा आपको बताऊँ, आगे से भी बिल्कुल पूरी तरह से कवर्ड है और पीछे से भी एमनियन ने उसको पूरी तरह से कवर्ड किया हुआ है। सिर्फ बीच में एक छोटा सा रीजन है जहाँ पे अभी भी आपका योग सैक एम्ब्रियो के साथ कनेक्ट है। वो बीच वाला रीजन में आपको यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि फ्रंटल सेक्शन है। अगर साइड वाला सेक्शन में बनाऊँ ना, इफ़ आई साइड से मैं आपको एम्ब्रियो बनाऊँ ना, तो साइड से एम्ब्रियो इधर बनाता हूँ। चलो साइड से आपको मैं सिर्फ ये समझाने के लिए कि क्यों हमें जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा है योग सैक। ये साइड से बन रहा है एम्ब्रियो। ये आपकी हो जाएगी एक्टोडर्म, इसके अंदर आ जाएगी आपकी, पहले मेसोडर्म आती है, मेसोडर्म मैं हमेशा राइट से बनाता होता हूँ। ये आ जाएगी आपकी मेसोडर्म, उसके अंदर आ जाती है आपकी एंडोडर्म। ये जो पार्ट अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका है इसको हम क्या बोलते हैं, योग सैक का जो पार्ट अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका है फोल्डिंग वजह से, इसको बोलते हैं हम गट। डिफरेंट रीजन में उसका डिफरेंट नाम है, अभी मैं नामों को डिस्कस नहीं कर रहा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो छोटा सा कम्युनिकेशन जो बच जाता है बिटवीन द योग सैक एंड दी गट, उसको क्या बोलते हैं, आपकी वाइटिलिन डक्ट। और ये आपका आ जाता है योग सैक। अब क्या है आपका जो, अगर मैं बात करूँ नोटोकॉर्ड वगैरह कहाँ पे हैं, तो वो आपको पता है कि आपके मेसोडर्म वाले एरिया में होते हैं। और कहाँ पे होते हैं वो, इस तरह करके वो, क्योंकि आपको पता है आपको नोटोकॉर्ड क्या बनाती है। मैंने आपसे पूछा, अगर मैं पूछूं एक बड़े इंसान में, तो वह बड़ा इंसान मतलब एडल्ट ह्यूमन, बड़ा इंसान एज नॉट इन एज इन बड़ा इंसान, एक इंसान में क्या बनाती है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम की इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनाती है, यानी ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क वाला एरिया है ना, यहाँ पे इसका कुछ कॉम्पोनेंट रह जाता है। और आपकी न्यूरल ट्यूब क्या बनाती है, आपका ब्रेन यहाँ पे बन रहा होगा और स्पाइनल कॉर्ड वाला सारा रीजन इसी के साथ इस जगह पे, ठीक है। ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए बनाया। ये आपका सैजिटल सेक्शन है, साइड से देख रहे हैं एम्ब्रियो को, ठीक है। कि अगर आप जब आप कॉरोनल सेक्शन की बात करें ना, फ्रंट से देखना, वो आप डिफरेंट एरियाज पे देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप रेड में मार्क कर लेता हूँ, इस जगह से एम्ब्रियो को कट करेंगे और इसको आप फ्रंट से देखने की कोशिश करेंगे ना, तो फ्रंट से आपको इस साइड से इस लेवल पे, जिस लेवल पे मैंने ये लाइन लगाई है, आपको कोई कम्युनिकेशन नज़र नहीं आएगा योग सैक और गट के दरमियान में, क्योंकि यहाँ पे योग सैक पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी योग सैक पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हो चुका है। लेकिन सिर्फ अगर हम सेक्शन इस लेवल पे लेंगे जिस पे मैं अभी ले रहा हूँ, सिर्फ तब आपको वाइटिलिन डक्ट नज़र आएगी। यही बात है कि इसमें आपको क्यों आपको वाइटिलिन डक्ट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये फ्रंट हेड वाले एंड से लिया हुआ है उन्होंने ये सेक्शन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई वाइटिलिन डक्ट नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे फोर गट का पार्ट जो इनकॉर्पोरेट हो चुका है पूरी तरह से, वो आपको नज़र आ रहा है। ये बात ज़रा समझने की, ठीक है। क्या मतलब है मेरा, अगर मैं 3D मॉडल वाले उसमें जाऊँ और इसको फ्रंट, अगर मैं फ्रंट से देखूँ, ठीक है, जब आप किसी फ्रंटल सेक्शन की बात करते हैं ना, आप कहीं से भी उसको देख सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा मजीद आगे से लेता तो आपको ये न्यूरल ट्यूब भी नज़र ना आए। न्यूरल ट्यूब तो नहीं, नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड भी नज़र ना आए, क्योंकि नोटोकॉर्ड आपके जो है ना, ये मैंने आपको बताया था ना कि ये रीजन आपका बेसिकली कौन सा रीजन है, ये आपका प्री कॉर्डल प्लेट वाला रीजन है। और यहाँ तक नोटोकॉर्ड आती ही नहीं है, प्री कॉर्डल प्लेट के पीछे पीछे ही नोटोकॉर्ड रुक जाती है। तो अगर आप इस लेवल पे इसका फ्रंटल सेक्शन लेंगे तो आपको उसमें नोटोकॉर्ड नज़र नहीं आएगी, क्योंकि नोटोकॉर्ड इसके पीछे, ठीक है। इसी अब मैं थोड़ा अगर पीछे से सेक्शन लेता, यहाँ से लेता, तो आपको नोटोकॉर्ड नज़र आती। यही बात उसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो ये भी थोड़ी, अगर थोड़ी सी भी समझ आती है बात तो अच्छा है, नहीं भी समझ आती है तो खैर है, कि अगर आप इस लेवल पे सेक्शन लेते, साइड इस जगह से आप फ्रंटल सेक्शन देखते, तो उसमें आपको एक कम्युनिकेशन नज़र आता बिटवीन दी योग सैक एंड दी गट,
इस तरह का कम्युनिकेशन नज़र आता। लेकिन क्योंकि फोरगट वाले रीजन में ये जगह, अगर हम फोरगट वाली जगह पे देखें तो फोरगट वाले रीजन में ये कम्युनिकेशन पूरी तरह से ऑब्लिटरेट हो चुका है और फोरगट इनकॉर्पोरेट पूरा जो यहाँ पे योगसाक था, यहाँ पे जो इस तरह लटक रहा था, वो पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हो चुका है एज द फोरगट। इसलिए इस लेवल पे सेक्शन लेने से आपको वाइटलिन डक्ट नज़र नहीं आता। खैर, ये तो बहुत ही समझने वाली बात है, इसलिए अगर ना भी समझ आए तो खैर है। अच्छा, एज द एब्डोमिनल वॉल्स फॉर्म पार्ट ऑफ द एंडोडर्म जर्म लेयर इज इनकॉर्पोरेटेड एज द मिडगट। अब मैं आपको बताता हूँ, लैटरल फोल्ड जब होते हैं तो आपकी इस तरह जब फोल्ड करके आपकी वॉल बनती है तो जो चीज़ इनकॉर्पोरेट होती है वो मिडगट बनती है, ठीक है। मिडगट इज सस्पेंडेड टू द डॉर्सल वॉल बाय द डॉर्सल मेसेंट्री। खैर, ये इतनी कोई समझने वाली बात है कि डॉर्सल मेसेंट्री क्या है। आपको बताऊँ, ये सारा इनकॉर्पोरेट हुआ है ना, ये वाली चीज़ अभी आपकी इनकॉर्पोरेट हुई है ना, ये जब इनकॉर्पोरेट हुई है तो इसके नीचे पहले क्या था, योगसाक था, ठीक है। ये इनकॉर्पोरेट हो गई, मतलब अब ये सिर्फ इतनी सी रह गई। लेकिन इसके पीछे जो आपको पता है कि योगसाक किससे अटैच्ड होता है, एंडोडर्म से। एंडोडर्म के ऊपर क्या होती है, मेसोडर्म। जो मेसोडर्म इसके साथ अटैच थी तो वो तो अभी भी इसके साथ अटैच्ड है ना, और वो मेसोडर्म इसको बाकी मेसोडर्म से चिपका के रखने का काम करती है, इसलिए उसको हम कहते हैं डॉर्सल मेसेंट्री। तो मेसेंट्रीज किस तरह बनती हैं, इस तरह बनती हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जो मेसोडर्म उस एंडोडर्म के साथ अटैच थी वो उसको बाकी मेसोडर्म के कंपोनेंट के साथ एडहेयर करके रखने का काम करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डॉर्सल मेसेंट्री। सस्पेंड करने का काम करी टू द बॉडी वॉल। अच्छा, अब सिर्फ ये रह गया, एज अ रिजल्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स फोल्डिंग द एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ द एमनियन टू द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द एम्ब्रियो इज रिड्यूस्ड टू अ नैरो अम्बिलिकल रीजन। ये क्या बता रही है कि आपकी डॉर्सल सर्फेस है तो एमनियन पूरी तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। वेंट्रल रीजन में आपकी एमनियन जो है वो थोड़ी सी जगह पे, यहाँ पे आपकी एमनियन यहाँ तक आ रही है तो फिर वहीं पे आपकी एमनियन प्रेजेंट है, थोड़े से रीजन में प्रेजेंट है, और वो उस रीजन, वो चीज़ बेसिकली वो रीजन कौन सा है, आपका अम्बिलिकल रीजन है, ठीक है। कनेक्टिंग स्टॉक एंड वाइटलिन डक्ट जॉइन एंड फॉर्म द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एमनियन सराउंड्स द अम्बिलिकल कॉर्ड फ्रॉम ऑल साइड से एमनियन ने घेरा हुआ है एम्ब्रियो को, और सिर्फ एक जगह पे आपका जो कनेक्टिंग स्टॉक वाला रीजन है और वाइटलिन डक्ट आपस में मिलकर अम्बिलिकल कॉर्ड बना रहे हैं, जहाँ पे योगसाक की थोड़ी सी अटैचमेंट अभी भी रहती है। As the lateral folds and the longitudinal folds fuse ventrally and umbilical cord forms, वही आपको बताया कि ये आपके हेड फोल्ड और टेल फोल्ड हो गए, साइड से आपके आ रहे हैं वो लेटरल फोल्ड्स जिनको हॉरिजॉन्टल फोल्ड कहते हैं। उन सब की वजह से आपके योगसाक और एलेंटॉयस इतने करीब आ गए कि वो उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, अम्बिलिकल कॉर्ड। और अम्बिलिकल कॉर्ड इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द इंट्रा एम्ब्रियोनिक एंड आपका अम्बिलिकल कॉर्ड बन गया। उसके बाद जो मैंने आपको पहले भी बात बताई, कम्युनिकेशन बिटवीन द इंट्रा एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोमिक कैविटीज इज रिड्यूस्ड। बाज़ जगह पे तो बिल्कुल वो ऑब्लिटरेट हो जाती है, जैसे ये ऑब्लिटरेट होगी, और जो कुछ जगह पे जहाँ पे वो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल अगर हम सेक्शन लें तो वहाँ पे थोड़ी सी रह जाती है। एमनियन फॉर्म्स द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड, यानी अब जाहिर है जब उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है एमनियन ने, तो यहाँ से जो अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रही है जब ये पूरी तरह से बन जाएगी तो उसको एमनियन ही, जो एमनियोटिक कैविटी की आउटर मेम्ब्रेन है, वही इसकी आउटर मेम्ब्रेन बनाएगी ना आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड की भी। तो बॉडी फोल्डिंग एबनॉर्मेलिटीज़ आर अनकॉमन। खैर, ये सारी बातें बहुत ही दिमाग खपाने वाली बात है। अगर आपको इसका 50% भी समझ आ गया तो बहुत है, क्योंकि जो याद रखने वाली चीज़ें वो सिर्फ ये हैं कि रिजल्ट्स ऑफ फोल्डिंग क्या है। अब हेड फोल्ड हमने पढ़ा था, हेड फोल्ड में क्या होता है, क्रेनियल एंड जो न्यूरल ट्यूब का इनलार्ज करता है वो डॉर्सली प्रोजेक्ट करा होता है, क्योंकि आपकी एमनियोटिक कैविटी डॉर्सलम में होती है, तो इसलिए जो आपकी जब इस तरह आपकी अगर मैं ये न्यूरल ट्यूब बना दूँ तो जब ये हेड पड़ा होगा तो एक एमनियोटिक कैविटी में अगर प्रोजेक्ट कर रहा है और एमनियोटिक कैविटी आपके डॉर्सम में, तो आपका हेड आपके डॉर्सम में प्रोजेक्ट कर रहा है ना। तो फिर डेवलपिंग ब्रेन ओवरशूट्स द ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन, या अभी हमने देख लिया कि किस तरह ओवरशूट करता है। फिर इट ओवरहैंग्स द डॉर्सल सर्फेस ऑफ द डेवलपिंग पेरिकार्डियल रीजन। ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं, ये सिर्फ समझने वाली हैं, आपने सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। पहला रिजल्ट क्या है हेड फोल्ड का, कि आपका फोरगट, यानी कुछ कंपोनेंट आपका योगसाक का इनकॉर्पोरेट हो जाता है एज द फोरगट। फोरगट आपके डेवलपिंग ब्रेन और हार्ट के दरमियान में लाई करता है, ठीक है। हार्ट और ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन नीचे होते हैं, बीच में आपका फोरगट होता है। फोरगट ने बेसिकली का मुंह बनाना है ना आपका, तो मुंह को अगर आप कंसिडर करें तो मुंह के नीचे क्या है, हार्ट है। ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन यानी जो फेरिंक्स वाला रीजन है वो भी इसके नीचे है, ठीक है। और आपका ब्रेन किस तरफ है, आपके ऊपर है, तो डॉर्सली आपका ब्रेन और पड़ा हुआ है, और वेंट्रली आपका हार्ट और ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन पड़ा हुआ है, बीच में आपका फोरगट है। फिर डेवलपिंग ब्रेन बिकम्स द मोस्ट क्रेनियल एंड ऑफ द एम्ब्रियो। ये हमने बताया कि हेड फोल्ड का रिजल्ट है, और ये जो काम होना चाहिए, जो मैं आपको बताता था कि स्पेसिफिक ऑर्डर में चीज़ें होनी चाहिए, उनको फोल्डिंग लाती है उस ऑर्डर में। इसी तरह चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेप्टम ट्रांसवर्सम, अर्लियर इट वाज द मोस्ट क्रेनियल, फिर वो क्या होता है, इट लाइज कॉर्डल टू द डेवलपिंग हार्ट, ताकि वो थोरेसिक कैविटी और आपकी एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान में एक डिवीजन फॉर्म कर सके।
इसी तरह चेंज इन द पोजीशन ऑफ द प्राइमोर्डियल हार्ट एंड सीलोम, ये भी हमने पढ़ लिया कि पहले वो डॉर्सली थी, फिर वो वेंट्रल आ जाती है एम्ब्रियो के. चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बकोफरेंजियल मेम्ब्रेन, इट लाइज नाउ ऑन द वेंट्रल सरफेस एंड क्रेनियल टू द डेवलपिंग हार्ट. फॉर्मेशन ऑफ द स्टोमोडियम और स्टोमेटोडियम भी कहते हैं इसको, ठीक है. ये मुझे अभी पता, टोमेटो. द सरफेस डिप्रेशन अपेयर्स बाय द बल्जिंग ऑफ द फोरब्रेन एंड द पेरिकार्डियल रीजन. ये बेसिकली आपके, मैंने कहा था ना, माउथ आपका जो बनता है, ओरोफरेंजियल मेम्ब्रेन बेसिकली फेरिंग्स और माउथ के दरमियान वाली जगह पे होती है. ये यहाँ पे ना, ये क्या है, जब आपका हार्ट का बल्ज बन जाता है ना, या ये आपका हार्ट का बल्ज है, और ये आपके इसके इसी तरह दूसरा कौन सा बल्ज उसने बताया था आपके ब्रेन का, जब ये दो इस तरह आके बन जाते हैं तो ये जो बीच में जो डिप्रेशन बनती है ना, ये आपकी बकोफरेंजियल मेम्ब्रेन है. बकोफरेंजियल मेम्ब्रेन कह रहा हूँ, ये आपका स्टोमोडियम है. अच्छा, ये स्टोमोडियम बन गया. और देन वी हैव टेल फोल्ड. फिर टेल फोल्ड के रिजल्ट हैं कि टेल फोल्ड में हमारे पास हाइंड गट बनती है, क्लोकोआ बनता है, रिमेटिव स्ट्रीक मोस्ट कॉर्डली लाई करना शुरू हो जाती है, ठीक है. बिफोर फोल्डिंग इट वाज क्रेनियल टू द क्लोकल मेम्ब्रेन, बट आफ्टर फोल्डिंग इट लाइज कॉर्डल टू द मेम्ब्रेन. ये चीज़ें याद करने की हैं, ठीक है. चेंज इन द पोजीशन ऑफ द कनेक्टिंग स्टॉक के पहले ये कॉर्डल थी, फिर ये वेंट्रल सरफेस पे आ जाती है क्योंकि इसने अम्बिलिकल कॉर्ड बनानी है. फिर एलेंटॉयस भी वेंट्रल में आ जाती है क्योंकि उसने भी अम्बिलिकल कॉर्ड बनानी है. फिर लेटरल फोल्ड से क्या होता है, वो क्यों होते हैं, हमने पहले पढ़ लिया है. लेटरल फोल्ड का रिजल्ट क्या होता है कि सिलेंड्रिकल शेप आपके एम्ब्रियो की कंप्लीट हो जाती है, मिड गट फॉर्म हो जाता है, और जो कनेक्शन विद द अम्बिलिकल वेसिकल या जिसको योग सैक कहते हैं, उसके दरमियान में जो कनेक्शन रह जाता है मिड गट का अम्बिलिकल वेसिकल से, वो आपका वाइटलिन डक्ट का पूरा नाम क्या है, वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट या ओम्फैलो एंटेरिक डक्ट. एंटेरिक हो गया आपके उससे क्या बोलते हैं, एंटेरिक लफ्स आपके इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, तो ये आप इससे आ सकते हो कि गट, और ओम्फैलो आप योग सैक को कह रहे हो, तो कनेक्शन को आप ओम्फैलो एंटेरिक डक्ट कह रहे हो, ठीक है. उसके बाद डॉर्सल मेसेंट्री मैंने आपको बताया था किस तरह बनती है. इट इज़ फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ द स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म. ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ठीक है. अभी हम देख लेते हैं एक दफ़ा और. देन कन्वर्जन ऑफ द इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम टू पेरिटोनियल कैविटी. ज़ाहिर है जो आपकी हार्ट वाले रीजन में इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम थी वो पेरिकार्डियल कैविटी बन गई. जो मिड गट वाले रीजन, जब मिड गट आपका किसी वजह से बना, लेटरल फोल्डिंग, तो उसी वजह से आपकी जो इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम उस रीजन में थी वो आपकी कहलाएगी पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है. और ये क्यों होती है, आपकी सोमैटोप्लूरिक इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ऑफ बोथ साइड्स की फ्यूजन की वजह से. सोमैटोप्लूरिक इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कौन सी है, जो किस के साथ अटैच्ड है. सोमैटोप्लूरिक अगर बात करूँ, सोमैटोप्लूरिक मैंने आपको बताया था कि वो है जो आपकी एमनियोटिक कैविटी वाली साइड यानी ऊपर वाली साइड पे जाती है इस तरह, और जो नीचे की तरफ आती है वो कौन सी थी, स्प्लैंक्नोप्लूरिक. तो जब हमने फोल्डिंग पढ़ी थी और वो आपकी कंप्लीट हुई थी फोल्डिंग, तो आपकी डॉर्सल मेसेंट्री उसने कहा कि किस की फ्यूजन से बनी है, आपकी व्हाट डू यू कॉल इट, स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म की वजह से, ठीक है. और जो आपकी सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म है वो क्या बना रही है आपकी, सोमैटोप्लूरिक कौन सी वाली है, जो एमनियोटिक कैविटी के साथ अप्लाइड है. अगर मैं लेजर पॉइंटर से आपको बताऊँ, ये एमनियोटिक कैविटी है, इसके साथ जो मेसोडर्म वाली लेयर है वो कौन सी है, आपकी सोमैटोप्लूरिक. तो सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म जब कंबाइन करेगी वो क्या बनाएगी, आपकी बॉडी वॉल, ठीक है. और जो आपकी स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म जब कंबाइन करेगी वो क्या बनाएगी, आपकी डॉर्सल मेसेंट्री. यही बात है या मैंने उल्टा बता दिया है, लेट्स सी यही बात है कि नहीं, यही बात है. स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म के फ्यूजन से आपकी डॉर्सल मेसेंट्री बन रही है, और आपकी सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म किधर गई, उसकी फ्यूजन से आपकी बॉडी वॉल बन रही थी, जिसने आपकी इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम को पेरिटोनियल कैविटी में कन्वर्ट कर दिया. तो दैट एंड्स द लेक्चर ऑन फोल्डिंग, और सारा उसमें जो रिजल्ट्स ऑफ फोल्डिंग आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ सिर्फ याद करने के लिए की है. और बेशक आप इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें, ये वैसे भी लेक्चर की जो डॉक्यूमेंट होता है वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ. सो दैट एंड्स आवर डिस्कशन ऑन फोल्डिंग. अब बचे आपके 4th to 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट. मैंने कहा था कि इनके ऊपर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका हम सिर्फ इतना याद रखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत रैंडम इवेंट्स है ना, तो ये याद रखना पॉसिबल नहीं होता है. आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द की इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द 4th वीक, तो उसके लिए एक निमोनिक है जो MVS भाई ने अपनी वीडियो में शेयर किया था और मैंने उसी तरह उठा के डाल दिया है. निमोनिक आप याद कर लेते हो, होपलॉन शेफ डाइट ऑफ NLC. अब ये बेतुकी सी चीज़ है, ये सिर्फ बार बार अगर आप रोज़ 2-3 दिन देख लेते हैं ना, इसको आपको याद हो जाएगा. सोच लो होपलॉन कोई कह लो होटल है,
होप्लॉन का एक शेफ़ है, ठीक है, उसने एक डाइट बनाई है और वो डाइट ऑफ, अब एनएलसी मुझे नहीं पता है उन्होंने क्या सोच के डाला है, लेकिन मैं इसको एनसीएल कर सकता हूँ। एनसीएल यानी नकल। अब याद रखना कि आपके जो निमोनिक्स बनाने वाला है ना, निमोनिक्स याद वही रहता है जो आपने खुद बनाया हो। दूसरों का निमोनिक अक्सर याद नहीं रहता है, तो आप खुद निमोनिक बनाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको भी याद करना चाहते हैं तो ये भी अच्छा है। होप्लॉन होटल का नाम है शेफ़ डाइट ऑफ नकल, यानी होप्लॉन का जो शेफ़ था उसने एक डाइट बनाई है नकल कर करके, ठीक है। बेतुकी सी बात है, लेकिन इस तरह होगा कि फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में आता है डिस्क्राइब द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द 6th वीक, तो आप एकदम करोगे अच्छा 4th वीक का होप्लॉन है, शेफ़ जो है 5th वीक का है, ऑफ नहीं 4th वीक का होप्लॉन है, शेफ़ जो है 5th वीक का है, डाइट जो है वो आपका 6th वीक है। तो आप देखोगे अच्छा जो भी चीज़ें वो डी से, आई से और ई से और टी से हैं। तो डी से क्या है, डिजिटल रेज आपकी बनती है हैंड प्लेट की। आई से क्या है, इंटेस्टाइन जो है आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में एंटर कर जाती हैं। ई से क्या, एक्सटर्नल ईयर जो है वो डेवलप होता है। टी से क्या, टच रिफ्लेक्स स्टार्ट होते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में ना ये जो 4th to 8th वीक है और फिर 9th to 36th वीक, पूरा 9th वीक टिल बर्थ जो है वो, उसमें हर इवेंट जो हो रहा है ना, जो आपने अभी पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ना है इन द डेवलपमेंट ऑफ लिम्स और डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सब इवेंट्स इसमें लिखे हुए हैं। इस वजह से ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट है पूरी एम्ब्रियो का। तो इसलिए ये निमोनिक से रटा मारना ही इसका वाहिद सोल्यूशन है। 4th वीक के दौरान क्या हो रहा है, हार्ट प्रोड्यूसेस लार्ज वेंट्रल प्रोमिनेंस, upper limb can be recognized, two pharyngeal arches appear, lens play cord that is the future lens of eyes वो बनता है। फ्यूचर लेंस ऑफ आइज मतलब फ्यूचर आइज का लेंस, ठीक है। फ्यूचर आइज जो आपकी बनेंगी ना, उसके अंदर जो लेंस होगा वो आपका लेंस प्ले कॉर्ड बेसिकली उसका प्राइमोडियम होता है। इसी तरह ऑटिक पिट्स जो आपकी ईयर का प्राइमोडियम है, और न्यूरोपोर्स, जो न्यूरोपोर्स क्या होते हैं ये आपको आगे डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम में डिटेल में बता दिया जाएगा। बस आपने इतना याद रखना है कि जब आपकी न्यूरल ट्यूब बनी थी ना, तो वो इस तरह थी ना, आगे से भी ओपन है, पीछे से भी ओपन है, और बीच में ट्यूब है। ये इसके आगे वाली ओपनिंग, इसकी पीछे वाली ओपनिंग। तो ये ओपनिंग्स जो है ना क्लोज कर जाती हैं। अगर ये क्लोज ना करें तो आपके पास डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वो लेकिन बस ये बात है आपने याद रखनी, न्यूरल पोर्स जो हैं क्या होते हैं। तो हार्ट आपका 4th वीक के दौरान एक लार्ज वेंट्रल प्रोमिनेंस बनाता है, और ये सारा आपने अब इसी तरह याद रखना है। अच्छा, मैंने इसको इस तरह याद किया था कि आप हर वीक में कुछ ना कुछ आपकी अपर लिम्ब से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आपकी अपर लिम्ब कैन बी रिकग्नाइज्ड, यहाँ पे आपका हैंड प्लेट्स बन रही है अपर लिम्ब में। अब उससे आगे आप आते हैं तो टच रिफ्लेक्ट आपका अपर लिम्ब में स्टार्ट हो जाता है। उससे आगे आते हैं तो आपका फिंगर्स इन हैंड डेवलप हो जाती हैं, और उससे आगे आते हैं तो आपकी लिम्ब की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। इस तरह रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। सी से अब आपकी सर्वाइकल साइनस डेवलप हो रही है फ्रॉम सेकंड फ्रेंजियल आर्च। उसके बाद इसमें देख लो इनलार्जमेंट हो रही है हेड की और फेशियल प्रोमिनेंस। इसमें एक और मैंने चीज़ जहन में की थी कि हार्ट के बारे में भी जो है ना, यहाँ पे हार्ट का 4th वीक में जिक्र हुआ है, उसके बाद हार्ट का कहाँ पे जिक्र हुआ है, कहीं पे जिक्र नहीं हुआ। तो ये इस तरह करके भी आप चीज़ें याद रख सकते हो कि दिल का सिर्फ पहली दफ़ा जिक्र होता है, उसके बाद जिक्र नहीं हुआ। फिर सर्वाइकल साइनस आपकी जो वो सेकंड फ्रेंजियल आर्च से डेवलप हुई है। अच्छा, फ्रेंजियल आर्च का आप देखो, आप यहाँ पे फ्रेंजियल आर्च का जिक्र है, 2 फ्रेंजियल आर्चेस डेवलप, फिर सेकंड फ्रेंजियल आर्च से आपकी सर्वाइकल साइनस डेवलप हो रही है, फिर आपकी कोई जिक्र नहीं हुआ फ्रेंजियल आर्च का, फिर आपको कोई जिक्र नहीं हुआ, फिर आपको कोई जिक्र नहीं हुआ। तो फ्रेंजियल आर्च का सिर्फ पहली 2 में जिक्र है। तो इस तरह करके आपने ये याद करना है। फिर आपका, अगर मैं सिर्फ इनको एक्सप्लेन कर दूँ सब पॉइंट्स को, तो इसमें ज़्यादातर कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। फेशियल प्रोमिनेंस बनती है, आपने बस हर चीज़ के एंड पे ना बनती है लगा देना। एनलार्जमेंट ऑफ हेड होती है, सर्वाइकल साइनस बनती है, डिजिटल रेज बनती हैं। अगर आपको सिर्फ ये याद, डिजिटल रेज याद रहता है तो आपको डिजिटल रेज आर फॉर्म्ड, इंटेस्टाइन्स एंटर दी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, एक्सटर्नल ईयर डेवलप्स, ठीक है, और टच रिफ्लेक्स स्टार्ट्स। एम्फेलोन डायरेक्ट डक्ट फ्रॉम योग सैक, वो जो हमने अभी वाइटलिन डक्ट से कहा था ना, वो उसको हम एम्फेलोन डायरेक्ट डक्ट कहते हैं। तो वो आपका योग सैक से बनता है। फुट की डिजिटल रेज बनती हैं। पहले आपकी हैंड की डिजिटल रेज बनी थी किधर, यहाँ पे, फिर फुट की डिजिटल रेज उससे अगले वीक में बन रही है, फिर उसी के साथ आपकी फिंगर्स बन रही है हैंड में, फिर आपकी नेक जो है वो 8th वीक में जाके बनी है। लिम्ब की पर्पसफुल मूवमेंट्स आपकी आखिरी वीक में स्टार्ट हुई हैं, और कॉर्डल एमिनेंस जो बेसिकली टेल होती है ना ह्यूमंस में, पहले होती है और फिर गायब हो जाती है, तो वो कॉर्डल एमिनेंस आपकी 8th वीक में डिसअपेयर हो जाती है। तो ये आपके 4th से 8th वीक के इवेंट्स आपने इस तरह याद करने हैं दैट। और इसको इनमें इनकी डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि फेशियल प्रोमिनेंस होती क्या है, या फिर आपकी ऑटिक ब्लैकआउट क्या चीज़ होती है। अब वो बस सिर्फ जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ना उतना याद होना चाहिए कि आप, ऑटिक ब्लैकआउट तो नहीं होती, लेंस ब्लैकआउट। अब वो बस इतना याद होना चाहिए जितना यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंस ब्लैकआउट अगर वो पूछ लेता आपसे क्या होता है, तो आप कहते हो प्राइमोर्डिया ऑफ लेंस ऑफ आई,
तो उसके नाम में ही था। ऑर्टिक प्लेकॉर्ड आप लिख दो कि प्राइमोर्डिया ऑफ इंटरनल ईयर्स, बस इतना आपको पता होना चाहिए। दैट एंड्स आवर लेक्चर ऑन 4th to 8th week, और सारी फोल्डिंग, एंड स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।